मेन जेल में बस अपने लिए 3 इंसेंस स्टिक्स जला देता हूँ, वो भी ऑलमोस्ट बिना सोचे समझे। लेकिन इससे पूरे देश के एक्सपर्ट्स इतने डर जाते हैं कि उसी रात इमरजेंसी मीटिंग बुला लेते हैं। यहाँ तक कि जेल का टायरेंट, एक ऐसा आदमी जिसने अनगिनत लोगों को मारा है, भी इतना डर जाता है कि घुटनों पर बैठकर मुझसे रहम की भीख मांगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे सेंसर में जल रही इंसेंस नॉर्मल इंसेंस से थोड़ी सी अलग होती है। बस पिछले हफ्ते तक मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट था। मैं अपने फैमिली की एंसेस्ट्रल लैंड माउंट कुनलो बेचने से मना कर देता हूँ और इसी वजह से जेल पहुंच जाता हूँ। यहाँ आने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही काम बचता है, चुपके से उस एंशिएंट ब्रॉन्ज बुक का स्टडी करना। मुझे महसूस होता है कि मेरी जिंदा बचने की उम्मीद इसी पर डिपेंड करती है। उसी दिन मुझे अपने बेड बोर्ड की दरार में आधा पैकेट सिगरेट्स का फंसा हुआ मिलता है। तब अचानक मुझे एक आइडिया आता है और मुझे एंशिएंट बुक में लिखा हेवन वर्शिप रिचुअल याद आ जाता है। मैं सोचता हूँ शायद सिगरेट्स को इंसेंस स्टिक्स की जगह यूज किया जा सकता है, इसलिए मैं 3 सिगरेट्स जलाता हूँ और रिचुअल शुरू कर देता हूँ। मेरे साथ सेल में रहने वाले 7 लोग आंखें फाड़ कर मुझे देखने लगते हैं। तभी कॉर्नर में बैठा एक लंबा चौड़ा आदमी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आता है और कहता है, नए लड़के, आज रात मुझे नींद नहीं आ रही, चल बाथरूम चलते हैं, तुझे यहाँ के रूल्स सिखा देता हूँ। मैं उसे पूरी तरह इग्नोर करता हूँ और तीनों सिगरेट्स को ऐश में गाड़ देता हूँ। मैं देखता हूँ कि सिगरेट्स पर पर्पल फ्लेम भड़क उठती है और ब्रॉन्ज बुक की इमेजेस मेरे दिमाग में भरने लगती है। मुझे समझ आ जाता है कि रिचुअल काम कर रहा है। ये देखकर कि एक नया आदमी उसे इग्नोर करने की हिम्मत कर रहा है, वो बड़ा आदमी सीधा मेरे पेट पर पंच मार देता है। तुझे समझ नहीं आता कब रुकना चाहिए, मैं तुझे सिखा देता हूँ। लेकिन अगले ही सेकंड मैं उसे एक किक मारकर सीधा जमीन पर गिरा देता हूँ। वो शॉक में मुझे घूरने लगता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ होगी, लेकिन उसके पास सोचने का टाइम नहीं होता। वो तुरंत उठकर अपने पास पड़ी एक आयरन रॉड उठा लेता है। विक्टर किंग, आज रात तेरा काम तमाम। उसके गैंग का एक आदमी मुझे ऐसे देखता है जैसे उसने भूत देख लिया हो। तू आज ही यहाँ आया है, तुझे विक्टर का नाम पहले से कैसे पता है? विक्टर किंग गुस्से में आयरन रॉड लेकर मेरी तरफ वार करता है। मैं आसानी से उस अटैक को डॉज कर देता हूँ। उसी वक्त ड्यूटी पर खड़े गार्ड्स शोर सुनकर सेल के गेट तक आ जाते हैं। विक्टर किंग, तुझे पता भी है ये नया लड़का कौन है? एक बार और हंगामा किया तो तुम सबको सॉलिटरी में डाल देंगे। विक्टर किंग गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लेता है, लेकिन गार्ड को सामने देखकर कोई बेवकूफी करने की हिम्मत नहीं करता। मैं आराम से वापस अपने बेड पर लेट जाता हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपना पूरा ध्यान ब्रॉन्ज बुक पर लगा देता हूँ। इंसेंस रिचुअल ने सच में इसे अवेकन कर दिया था। बुक के पीछे बने एंशिएंट पैटर्न्स पर मोती रेस्ट की लहर चढ़ी हुई थी, लेकिन फ्रंट अब भी धुंधला था। जैसे ही मैंने उस बड़े आदमी को उड़ाकर फेंका, कवर पर छाई धुंध हट जाती है और उसकी सरफेस पर विक्टर किंग का नाम बड़े लेटर्स में उभर आता है। उसकी पैदाइश से लेकर अब तक की हर बात और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, सब मेरी आंखों के सामने खुलने लगता है। ब्रॉन्ज बुक के अवेकन होते ही मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि ये असल में क्या है। ये लेजेंडरी ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ है। इसमें जो रिकॉर्ड हो जाए उससे कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन अजीब बात यह है कि इसमें मेरी खुद की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। जल्द ही मुझे पता चलता है कि इस बुक में सिर्फ इतना ही नहीं है। केओस के सबसे पुराने युग से लेकर आज तक हिस्ट्री में जितनी भी कल्टीवेशन सेक्ट्स रही हैं, उनकी हर रून टेक्निक बिना किसी एक्सेप्शन के इस बुक में रिकॉर्ड है। उन्हीं में से एक सीक्रेट टेक्निक मेरी नजर खींच लेती है, इमॉर्टल इंसिनरेटिंग टेक्निक। इमॉर्टल इंसिनरेटिंग टेक्निक हर चीज को निगल कर और एब्जॉर्ब करके और भी पावरफुल होती जाती है। जिस भी चीज में एनर्जी हो, वो सब इस टेक्निक का फ्यूल बन सकती है। इस जेल में फैली हुई घनी और दबाव वाली एनर्जी भी इसके लिए एक जबरदस्त स्पिरिचुअल फ्यूल निकलती है। मैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पूरी रात इसी टेक्निक से कल्टीवेट करता रहता हूँ। इसी बीच मेरे बगल वाले बंक पर विक्टर किंग दर्द से सिकुड़कर गेंद की तरह लिपट जाता है और बेचैन होकर इधर उधर करवटें बदलता रहता है। भूत, यहाँ भूत है, मुझसे दूर रह। मैं उसकी चीखों को पूरी तरह इग्नोर करता हूँ और बिना रुके अपनी कल्टीवेशन जारी रखता हूँ। जब सुबह की पहली सूरज की किरण मेरी स्किन पर पड़ती है तो मुझे हैरानी होती है कि पूरी रात बिना सोए भी मुझे बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही। उल्टा लेटने से पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। उसी वक्त एक तेज बेल की आवाज बाकी के 6 इनमेट्स को झटके से उठा देती है। सब मशीन की तरह कपड़े पहनते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और एक साथ अपनी ब्लैंकेट्स को बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर में फोल्ड कर देते हैं। लेकिन विक्टर किंग अब भी ब्लैंकेट के अंदर सिकुड़ कर पड़ा हुआ होता है। उसका एक आदमी भागकर उसके पास जाता है और उसे हिलाकर कहता है, उठो विक्टर, गार्ड्स रोल कॉल के लिए आ रहे हैं। जैसे ही वो विक्टर किंग को पलटकर उसका चेहरा ऊपर करता है, अगले ही पल सेल 44 में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठती है। गार्ड गैरी चो दौड़ते हुए अंदर आता है और देखता है कि विक्टर किंग अपने बंक पर मरा पड़ा है। उसका चेहरा खौफ से टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। वो जोर से चिल्लाता है, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक कोई भी इस सेल से बाहर नहीं जाएगा। जेल का डॉक्टर तुरंत पहुंचता है और शुरुआती डायग्नोसिस देता है, हार्ट अटैक। उसकी फाइल में पहले से हार्ट डिजीज की हिस्ट्री भी कंफर्म होती है, लेकिन बाकी पॉसिबिलिटीज को अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता, इसलिए सेल के सभी इनमेट से क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। बाकी के 6 लोग विक्टर किंग को बाहर ले जाते हुए देखते हैं और अंदर ही अंदर कांप उठते हैं। तभी गैरी चाओ एक और गार्ड को बुलाता है और दोनों मिलकर हम सातों से, मुझे भी मिलाकर, इंटेरोगेशन शुरू कर देते हैं। ये सब
नेथन लिन ने किया है। वो आदमी बहुत क्रीपी है, बिल्कुल किसी सॉर्सरर की तरह। कल रात वो लगातार कुछ न कुछ बुदबुदा रहा था। मुझे पक्का लगता है या तो वो सॉर्सरर है या उन लोगों में से है जो स्पिरिट से दूसरों को कर्स कर देते हैं। उसने कल रात एक पल के लिए भी नहीं सोया, बस बंक पर क्रॉस लेगेड बैठकर मेडिटेट करता रहा। विक्टर किंग को उसी ने कर्स करके मारा है। ऑफिसर, इसे लॉक कर दीजिए। दूसरा आदमी बोल पड़ता है, ये तो पहले ही जेल में है। पहला तुरंत कहता है, तो इसे और भी बुरी जगह भेज दीजिए। पक्का इसी ने किया है, इसमें कोई डाउट नहीं। इन सब की बकवास सुनकर गैरी चो और उसका साथी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाते हैं। फोर्स ज्वाइन करने से पहले उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि चाहे सिचुएशन कितनी भी एब्सर्ड हो, चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए जब तक बात हद से ज्यादा ना हो जाए। गैरी चो जल्दी से अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है, टेबल पर हाथ मारता है और मुझे घूरते हुए कहता है, ये सब कह रहे हैं कि तुमने विक्टर किंग को कर्स करके मारा है, क्या तुमने कोई सस्पिशियस काम किया था? मैं उसके सवाल पर बिल्कुल शांत रहता हूँ और उल्टा पूछता हूँ, ऑफिसर चो, आपको क्या लगता है? हम दोनों अडल्ट्स हैं, फैसला एविडेंस और साइंस के बेसिस पर होना चाहिए। मेरी बात सुनते ही गैरी चो और दूसरा गार्ड दोनों एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। मैं आगे कहता हूँ, मैं तो कल रात ही यहाँ आया हूँ, मैं उससे पहले कभी मिला तक नहीं था, मुझे उसका नाम कैसे पता होता? गैरी चो ठंडी आवाज में कहता है, जो पूछा है उसका जवाब दो, मुझे फालतू की बातें मत सुनाओ। तुम सोसाइटी के स्कम हो और तुमसे डील करने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। मेरी आंखें शांत लेकिन गहरी चमक से भरी होती हैं और मेरे चेहरे पर जरा सा भी इमोशन नहीं होता, जैसे मैं उसके अंदर तक देख सकता हूँ। ये देखकर उसके पूरे बदन में गूज़बम्स आ जाते हैं। बाकी इंटेरोगेशन बिल्कुल रूटीन होती है। मैं बस इतना कहता हूँ कि उस वक्त मैं सो रहा था और विक्टर किंग की डेथ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आखिर में हम सातों को वापस सेल में बंद कर दिया जाता है। डिनर के टाइम गैरी चो दोबारा सेल के पास आता है। वो बाकी 6 इनमेट्स को लाइन में लगकर डिनर लेने भेज देता है, लेकिन मुझे रोक लेता है और कहता है कि उसे मुझसे बात करनी है। मैं ठंडी सी स्माइल देता हूँ, मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। जैसे ही बाकी 6 लोग सुनने की रेंज से बाहर चले जाते हैं, गैरी चो एक अभी भी गर्म लंच बॉक्स निकालता है और कहता है, लगता है तुम्हें पहले से पता था कि मैं आने वाला हूँ। मैं इसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। मैं डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स उठाता हूँ और बड़े बड़े निवाले लेकर खाना खाना शुरू कर देता हूँ। ये देखकर गैरी चो कुछ नहीं कहता और चुपचाप मुझे देखता रहता है। जब मेरा खाना लगभग खत्म हो जाता है तो वो मुझे पानी की एक बोतल देता है। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और बोतल ले लेता हूँ। वो थोड़ा इम्पेशेंट लग रहा होता है, लेकिन मैं बस उसकी तरफ सिर हिला देता हूँ। मेरे इस नोट को कंफर्मेशन समझकर गैरी चो तुरंत पूछता है, तुम इसे प्रूव कैसे कर सकते हो? सिर्फ इतना जान लेना कि विक्टर किंग हार्ट कंडीशन से मरा, इतना काफी नहीं है। मैं सामने बैठे गैरी चो की तरफ देखता हूँ और सीधी आवाज में कहता हूँ, इस साल तुम 29 साल के हो, पिछले 6 साल से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हो। शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अचानक तुम्हारी मदर इन लॉ ने ब्राइड प्राइस में और 5 लाख की डिमांड कर दी। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है और तुम अपनी वाइफ की फैमिली के साथ रहना भी एक्सेप्ट नहीं करते। इसी बात की वजह से तुम रोज टेंशन में रहते हो। गैरी चो ने मुझे सुनाने के लिए पूरी स्पीच तैयार कर रखी थी, लेकिन मेरी बात सुनते ही उसके सारे लफ्ज उसके गले में ही अटक जाते हैं। जो इंसान पहली ही मुलाकात में उसके इरादे पढ़ ले, वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हो सकता। मैं गैरी चो की तरफ देखकर कहता हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारी मदर इन लॉ ने अचानक अपना डिसीजन क्यों बदल दिया? क्योंकि उसके एक रिलेटिव ने उसके लिए तुमसे भी बेटर प्रोस्पेक्टिव सन इन लॉ ढूंढ लिया है, एक बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर। इसी वजह से उसने अचानक और 5 लाख ब्राइड प्राइस की डिमांड कर दी ताकि तुम खुद ही पीछे हट जाओ। ये बात गैरी चो पर बिजली की तरह गिरती है। वो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह जम जाता है और काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाता। मैं खड़ा होता हूँ, अपनी बॉडी स्ट्रेच करता हूँ और बिल्कुल किसी टीचर की तरह समझाते हुए बोलता हूँ, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, चाहे तुम मानो या न मानो, मैं तुम्हारा ब्राइड प्राइस पूरी तरह माफ करवा सकता हूँ और ऊपर से एक कार भी दिलवा सकता हूँ। गैरी चो गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुम्हें कोई सीधा साधा आदमी नहीं समझता और ना ही इस बात पर गैम्बल करना चाहता हूँ। मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा सेलमेट बनकर नहीं रहना। मैं हल्की सी हंसी के साथ दीवार पर उंगलियां थपथपाता हूँ। तुम्हें बस एक सिंपल काम करना है, मौका मिलते ही मेरे घर जाकर देखना कि वहाँ क्या चल रहा है। जिन लोगों ने कुछ महीने पहले मुझे फंसाया था, अगर वही इस सब के पीछे हैं, तो मेरे जेल आते ही सबसे पहले वो लैंड डीड ढूंढने के लिए मेरा घर खंगालेंगे। अगर तुम वहाँ जाकर देखो कि पूरा घर उलट पुलट हो चुका है, तो समझ लेना लगभग पक्का वही लोग हैं। काफी देर की खामोशी के बाद गैरी चो हाँ में सिर हिला देता है। अब बताओ, जो कुछ तुमने अभी कहा वो सच में कैसे होगा? मछली को कांटे में फंसता देखकर मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। आज रात ठीक 10 बजे हैपिंग रोड के लकी फॉर्चून गेम रूम में जाना, स्टेशन को इन्फॉर्म करना और वहाँ रेड करवाना। तुम्हारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। गैरी चो की आंखें शौक से फैल जाती हैं। दिल में अब भी डाउट होता है, लेकिन मेरे चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर आखिरकार वो सिर हिला देता है। उसके जाते हुए फिगर को देखकर मेरे चेहरे पर एक जानकारी भरी स्माइल आ जाती है। जेल और पुलिस स्टेशन अलग सिस्टम जरूर हैं, लेकिन कई तरीकों से एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। दोनों तरफ के ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं। गैरी चो की स्टेशन के कैप्टन डेनिस वुड से अच्छी दोस्ती है और लकी फॉर्चून गेम रूम बस एक छोटी सी बैक एली शॉप है जहां अक्सर मिडिल एज्ड और एल्डरली लोग ही आते हैं। वहां कुछ ऑफिसर्स भेजकर रेड करवाना सिर्फ एक फोन कॉल का काम है। डिनर के बाद इनमेट्स एक एक करके वापस सेल में लौट आते हैं। सब अब भी मुझसे दूरी बनाकर रखते हैं। मेरे लिए तो ये और भी अच्छा है, कम से कम मुझे उनसे डील करने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। उसी वक्त दूसरी तरफ 3 यूनिफॉर्म पहने ऑफिसर्स लकी फॉर्चून गेम रूम के बाहर पहुंचते हैं। टाइम कंफर्म करने के बाद वो बंद दरवाजे को लात मारकर तोड़ देते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उनकी आंखों पर जैसे हमला हो जाता है।
आता है। उसी समय कैप्टन डेनिस वुड्स बाहर डिनर कर रहा होता है कि अचानक टेबल पर रखा उसका फोन वाइब्रेट करता है। वो स्पीकर ऑन करके फोन वापस टेबल पर रख देता है। गैरी चो उसके सामने ही बैठा होता है। दोनों पुराने दोस्त हैं, इसलिए वो बात छिपाने की जरूरत भी नहीं समझता। कैप्टन, आप खुद यहाँ आ जाइए, केस थोड़ा ट्रिकी है। ऑफिसर की आवाज सुनते ही कैप्टन वुड्स फोन काट देता है। गैरी, तुम भी चलो, आखिर ये रेड तुम्हारे ही सजेशन पर हुई थी। कार में बैठने के बाद ही उन्हें पूरी सिचुएशन का पता चलता है। दिन के टाइम लकी फॉर्चून महजोंग पार्लर में मिडिल एज्ड और एल्डरली रेगुलर्स महजोंग खेलने के लिए जमा होते हैं, लेकिन रात होते ही वही लोग दोबारा लौट आते हैं। बस इस बार महजोंग नहीं खेल रहे होते। जो ऑफिसर्स एविडेंस के लिए फोटोज ले रहे होते हैं, उनसे वो सीन देखा तक नहीं जा रहा। दोबारा देखना तो दूर की बात है। 40 साल से लेकर 80 साल तक के आदमी और औरतें सब एक साथ बिना किसी शर्म के बेहद वाइल्ड एक्टिविटीज में लगे हुए होते हैं। दोनों वापस स्टेशन लौट आते हैं। ऑफिस डेस्क पर रखा कंप्यूटर इंटरोगेशन रूम की कैमरे की लाइव फुटेज दिखा रहा होता है। बस एक नजर देखते ही नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। माय गॉड, ये तो आंखों पर जुल्म है। स्क्रीन पर दिख रहे लोगों के बीच उसकी नजर अचानक एक पहचाने हुए चेहरे पर जाकर टिक जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी मदर इन लॉ होती है। वही औरत जो हमेशा उसके साथ सख्ती से पेश आती थी और उसे नीचा दिखाती रहती थी। गैरी चो को पहले से अंदाजा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सच में उसकी मदर इन लॉ ही निकलेगी। कैप्टन वुड्स गैरी चो के चेहरे का अजीब सा एक्सप्रेशन देखकर मजाक में पूछता है, क्या हुआ, इतना शौक क्यों लग रहा है, अंदर कोई पहचान वाला है क्या? गैरी चो शर्म से सर हिला देता है। कैप्टन वुड्स हंसी रोक कर कहता है, तुम्हारी मदर इन लॉ की पर्सनैलिटी तो कमाल की है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन इस बार तो वो हद ही पार कर गई। पहले से इंटेरोगेशन हो चुके 7 लोगों में से 6 लोग मान लेते हैं कि उनका उसके साथ काफी टाइम से इम्प्रॉपर रिलेशन था। ये सुनकर गैरी चो बिल्कुल चुप हो जाता है। तभी उसकी पॉकेट में रखा फोन बज उठता है। वो स्क्रीन देखता है। कॉल उसकी मदर इन लॉ का होता है, जो अब भी अपनी प्राइम एज में है। वो बिना एक सेकंड सोचे कॉल कट कर देता है और फोन वापस पॉकेट में रख लेता है। जैसे ही उसे उस कैंडल का पता चलता है, गैरी चो तुरंत समझ जाता है कि मेरा मतलब क्या था। अभी उसके इंटरफेयर करने का सही वक्त नहीं आया। अगर वो उसे थोड़ी देर और तड़पने देगा तो रिजल्ट और भी बेहतर मिलेगा। आखिर उसकी गर्लफ्रेंड हर तरह से बहुत अच्छी है, बस एक प्रॉब्लम है, वो अपनी फैमिली पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। उसका फादर काम के सिलसिले में अक्सर महीनों तक बाहर रहता है, इसलिए घर की सारी कमांड उसकी मदर के हाथ में होती है। गैरी चो जब भी उनके घर गया है, उसे हर बार बहुत कुछ सहना पड़ा है, लेकिन आज उसके हाथ में उसका सबसे बड़ा राज आ चुका है। अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अब उसकी मदर इन लॉ को ही पीछे हटना पड़ेगा। अगले 1 घंटे में गैरी चो का फोन 10 बार से भी ज्यादा बजता है। इनबॉक्स में दर्जनों नए मैसेजेस आ जाते हैं। उनका टोन धीरे धीरे एरोगेंट ऑर्डर्स से बदलकर बेचैनी भरी रिक्वेस्ट में बदल जाता है। गैरी चो सब मैसेजेस देखने के बाद समझ जाता है कि वक्त आ गया है। वो जानबूझकर 20 पुशअप्स करता है ताकि सांस फूली हुई लगे, फिर जल्दी से डिटेंशन रूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही उसकी मदर इन लॉ उसे देखती है, वो वहीं खड़ी खड़ी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अगर आज रात की बात पड़ोसियों तक पहुंच गई तो उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त गैरी चो ही उसकी आखिरी उम्मीद होता है और वो उसी से चिपक जाती है। जब गैरी चो इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकलता है, उसके चेहरे पर एक गर्म और संतुष्ट मुस्कान होती है। उसके पीछे पीछे उसकी मदर इन लॉ बिल्कुल शांत और दबी दबी सी चल रही होती है। बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन की तरह न सिर्फ 5 लाख का ब्राइड प्राइस पूरी तरह माफ कर दिया जाता है, बल्कि 3 लाख की कार डाउरी में देने का भी प्रॉमिस होता है और वेडिंग बैंक्वेट का पूरा खर्चा भी वही उठाने के लिए मान जाती है। इंटेरोगेशन रूम में जाने से पहले ही गैरी चो ने कैप्टन वुड से बात करके पूरे मैटर को चुप रखने का अरेंजमेंट कर लिया था। आखिर कुछ ही दिन में दोनों एक ही फैमिली का हिस्सा बनने वाले थे। और सबसे जरूरी बात, अगर उसकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के बीच डिवोर्स का मामला शुरू हो जाता तो पता नहीं शादी कितने टाइम तक डिले हो जाती। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद गैरी चो मेरे दिए हुए एड्रेस पर मेरे घर पहुंचता है। वो देखता है कि सिक्योरिटी डोर हल्का सा खुला हुआ है। जैसे ही वो दरवाजा धक्का देकर खोलता है, उसके सामने पूरा घर उलट पुलट पड़ा होता है। यहाँ तक कि फ्लोर टाइल्स भी एक एक करके उखाड़ दी गई होती हैं। वो तुरंत अपने फोन से 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अगली सुबह ड्यूटी के दौरान वो मुझे बाहर निकालकर वो वीडियो दिखाता है। मेरा रिएक्शन बिल्कुल शांत होता है। लगता है जैसे मुझे पहले से ही शक था कि कुछ महीने पहले जिस ग्रुप ने मुझे फंसाया था वही इसके पीछे है। लेकिन वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी प्रेशियस और आसानी से खो जाने वाली चीज को मैं अपने ही घर में छुपा कर रखूंगा। मेरा इतना शांत रिएक्शन देखकर गैरी चो खुद थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। उसे लगता है कि उसे बहुत ही आसान डील मिल गई। मैंने उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और बदले में सिर्फ एक वीडियो मांगा। अंदर ही अंदर वो इस बात को लेकर अनकंफर्टेबल रहता है। मैं उसके दिमाग की बात तुरंत समझ जाता हूँ और कहता हूँ, अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो मेरी एक मदद कर दो। मेरे लिए एक इंसेंस बर्नर और कुछ इंसेंस स्टिक्स खरीद देना और गार्ड रूम में रोज मेरे लिए 3 इंसेंस स्टिक्स जला दिया करना, वरना स्पिरिट्स नाराज हो सकती हैं और फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सच तो ये था कि अगर मैं कुछ भी ना कहता तब भी 2 हफ्ते के अंदर उसकी मदर इन लॉ खुद गैरी चो पर दबाव डालकर पूरा मामला दबा देती। मैंने बस मौके का फायदा उठाया और उस टाइमलाइन को थोड़ा जल्दी कर दिया। जब वो पहले ही मुझे फॉर्च्यून टेलर समझ बैठा है तो मैं भी उस गलतफहमी का पूरा फायदा उठाने वाला हूँ। गैरी चो बिना झिझक तुरंत मान जाता है, मुझ पर छोड़ दीजिए। गार्ड रूम में रोज 3 इंसेंस स्टिक्स जलाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कल रात उसने फॉर्च्यून टेलर्स के बारे में अपने एक दोस्त से भी पूछा था और उसे पता चला कि ये प्रोफेशन वाकई बहुत मिस्टीरियस होता है। अफवाह है कि हर फॉर्च्यून टेलर किसी गाइडिंग स्पिरिट की पूजा करता है और उसे जो भी फ्यूचर की झलक मिलती है वो उसी स्पिरिट की वजह से मिलती है। जितनी पावरफुल
स्पिरिट की वो वर्शिप करता है उतना ही पावरफुल फॉर्चून टेलर होता है। वो सोचता है कि मैंने इतना सीरियस क्राइम करने के बाद भी उसकी मदर इन लॉ की हर हरकत इतनी परफेक्टली प्रिडिक्ट कर दी, तो फिर मैं जरूर इस फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स में से एक होऊंगा। आज वो मुझसे हर लफ्ज बहुत सोच समझ कर बोलता है। गैरी चॉ मुझे गार्ड रूम में बुलाता है। हम दोनों एक केटल में चाय बनाते हैं और साथ बैठकर पीते हैं। लंच के टाइम वो मुझे कैफेटेरिया नहीं भेजता, उसकी जगह मेरे लिए 2 स्टाफ मील्स खरीद कर लाता है, जिसमें 2 मीट डिशेज, 3 वेजिटेबल डिशेज और एक चिल सोडा होता है। गार्ड रूम के कॉर्नर में रखी छोटी सी टेबल पर सिर्फ इंसेंस बर्नर और इंसेंस स्टिक्स ही नहीं बल्कि एप्पल्स जैसी ऑफरिंग्स भी रखे होते हैं। मैं अपने कप की आखिरी सिप खत्म करता हूँ और उठकर वापस सेल में आराम करने के लिए निकल पड़ता हूँ। दरवाजे तक पहुंचकर मैं अचानक मुड़ता हूँ, गैरी चॉ की तरफ देखता हूँ और शांत आवाज में कहता हूँ, मैं तुम्हारी एक बार फ्री में मदद करूंगा। पिछले कुछ दिनों के लिए इसे मेरी तरफ से थैंक्स समझ लेना। ये सुनते ही गैरी चॉ की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। सेल में लौटने के बाद मुझे अच्छी तरह पता होता है कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब तक सही वक्त नहीं आया था। स्पिरिचुअल रूट अवेकन हुए बिना मेरे पास किसी असली खतरे का सामना करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन आज 4 दिन की डार्क एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद मेरे अंदर जमा हुई एसेंस इतनी हो चुकी है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल रूट अवेकन कर सकता हूँ और एक असली सेलेस्टियल मास्टर बन सकता हूँ। कम से कम इतनी ताकत जरूर मिल जाएगी कि मुश्किल आने पर बचने का मौका हो। हाँ, मैंने सुना है कि सेलेस्टियल मास्टर बनने के बाद हेवेंस की तरफ से बैकलैश आता है और शायद कोई पावरफुल कल्टीवेटर मेरी फॉर्चून छीनने के लिए भी आ सकता है। ये सच है या नहीं मुझे नहीं पता। एक बार मैंने एक डेमोनिक ओवरलॉर्ड कल्टीवेटर के छोड़े हुए नोट्स पढ़े थे। उनमें लिखा था कि हर इंसान का टैलेंट और कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, इसीलिए हर किसी का अवेकन होने वाला स्पिरिचुअल रूट भी अलग होता है। जिन लोगों को अब तक माउंट कुनलुन की डीड नहीं मिली वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। मुझे शक है कि वो जल्द ही किसी को इस जेल में भेजेंगे ताकि मुझे पकड़कर डीड की लोकेशन उगलवा सके। मैं तुरंत क्रॉस लेग्ड बाट जाता हूँ और दोनों हाथों से एक अजीब सा हैंड सील बनाता हूँ। चारों तरफ की डार्क एनर्जी समुद्र की लहरों की तरह मेरी तरफ उमड़ने लगती है। सेल के बाकी के 6 इनमेट्स पहले ही समझ चुके होते हैं कि कुछ गड़बड़ है। सबके सब चुपके चुपके उस आदमी की तरफ देखते हैं जो अब भी हैंडकफ्स पहने क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ है। अंदर ही अंदर बड़बड़ाते जरूर हैं, लेकिन विक्टर किंग जैसा अंजाम पाने के डर से कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। मेरे आने के बाद से उनमें से एक भी आदमी चैन की नींद नहीं सोया था। मैं उनकी नजरों को पूरी तरह इग्नोर करता हूँ और अपना सारा ध्यान अपनी दोनों भावों के बीच वाले पॉइंट पर लगा देता हूँ। पिछले कुछ दिनों में ऑब्जर्व की हुई सारी एसेंस अब मेरे अंदर एक जगह जमा होने लगती है। यही स्पिरिचुअल रूट अवेकन करने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अंदर से देखने पर वो एक बहुत बड़ी झील जैसा दिखता है जो दर्द भरी ठंडी ऑरा छोड़ रही होती है। जैसे ही मुझे लगता है कि सही वक्त आ गया है, मैं दिल ही दिल में जोर से चीखता हूँ। मेरी भावों के बीच वाली झील अचानक आग पकड़ लेती है और पूरे सेल का टेम्परेचर एक पल में बढ़ जाता है। अचानक इतनी गर्मी क्यों हो गई? यहाँ तो कम से कम 120 डिग्री लग रहा है। ऐसे ही रहा तो मैं जिंदा ही पक जाऊंगा। मैं इस घटिया जगह में एक दिन और नहीं रह सकता। कोई मेरे साथ मिलकर जेल तोड़ने के लिए तैयार है क्या? बाकी के 6 इनमेट्स बस चुपके चुपके मेरी तरफ देखते रहते हैं। किसी की भी आवाज निकलने की हिम्मत नहीं होती। मेरी भावों के बीच एक सुनहरी फ्लेम हवा में तैर रही होती है। मैं अचानक अपनी आंखें खोलता हूँ और वो ब्लेजिंग फ्लेम सीधा मेरे सामने आ जाती है। अगले ही पल वो फ्लेम गायब हो जाती है और पूरी तरह मेरे शरीर के अंदर समा जाती है। उसी पल से मैं सच में एक सेलेस्टियल मास्टर बन जाता हूँ। तभी सेल की खिड़की के बाहर जोर की गरज के साथ बिजली चमकती है और आसमान के बादलों के बीच अचानक एक सुनहरी रोशनी जगमगाने लगती है। यंग वन, जो फेट तुम्हें मिला है उसे सरेंडर कर दो। मैं सख्त लकड़ी के बेड बोर्ड पर बैठा हूँ और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। जब से वो गोल्डन फ्लेम मेरे शरीर के अंदर समा गई है, मुझे लग रहा है जैसे मेरा पूरा बदन आग पकड़ने वाला हो। लेकिन कुछ देर पहले जो झील मैंने देखी थी उसका पानी जैसे सिर से पैर तक मेरे ऊपर बह रहा हो और पूरे शरीर में ठंडी सी सरसराहट दौड़ रही हो। बाहर तेज गरज के साथ बिजली खिड़कियों को हिला रही होती है। मुझे पता है ये कोई नॉर्मल स्टॉर्म नहीं है। अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी आवाज गूंजती है, यंग वन, तुम इतनी बड़ी फॉर्चून अपने पास नहीं रख सकते, उसे मुझे दे दो। मैं तुम्हें एक जल्दी मौत दे दूंगा। एक इनविजिबल प्रेशर मुझे जोर से दबाकर सीधा फ्लोर पर गिरा देता है। मुझे पहले भी स्लीप पैरालिसिस हुआ है, लेकिन इतना खतरनाक कभी नहीं। जैसे कोई मुझे कंक्रीट फ्लोर के अंदर घुसा देना चाहता हो। मेरे हैंडकफ्स और मेरी हड्डियां तक दबाव से चरमराने लगती हैं। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं मुश्किल से बोलता हूँ, तुम कौन हो और किस हक से मेरी चीज मुझसे छीनने आए हो? ठंडी आवाज फिर गूंजती है, तुम जैसे कीड़े की इतनी औकात कि मेरा नाम पूछे? उसी पल आसमान के बादलों से एक सफेद रोशनी की बीम सीधी नीचे उतरती है। वो छत को चीरते हुए मेरी दोनों भौहों के बीच आ टकराती है। अभी अभी तुम सेलेस्टियल मास्टर बने हो और डिवाइन पावर खुद तुम्हारे दरवाजे तक आ पहुंची है। मैंने अभी अभी स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब की थी और उसे कंट्रोल करना भी नहीं आता था। मैं मजबूरी में अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता हूँ। मुझे लगता है अब मेरी मौत पकी है, लेकिन उसी वक्त मेरे दिमाग के अंदर मौजूद ब्रॉन्ज बुक अचानक तेजी से अपने पेजेस पलटने लगती है। उसके पेजेस से काले लेटर्स की एक धार निकलती है और छोटे छोटे सांपों की तरह मेरे पूरे शरीर पर रेंगने लगती है। अगले ही पल वो सारा दबाव गायब हो जाता है और उसकी जगह एक ठंडी एनर्जी मेरे पूरे शरीर में फैल जाती है। लगता है मेरे एंसेस्टर्स की छोड़ी हुई ये ब्रॉन्ज बुक मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। मैं खाली हवा में एक पंच मारता हूँ। मेरा मुक्का किसी को टच नहीं करता, लेकिन फिर भी वो सफेद बीम टकराते ही
ही टुकड़ों में टूट जाती है। बादलों के अंदर से एक दबी हुई कराह सुनाई देती है और गरज धीरे धीरे शांत होने लगती है। जो प्रेजेंट्स मुझे देख रही थी वो भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। मैं पसीने में भीगा हुआ जमीन पर बैठ जाता हूँ। सिर घुमाकर देखता हूँ तो मेरे सारे सेलमेट्स बेहोश पड़े होते हैं, बिल्कुल मुर्दों की तरह सो रहे होते हैं। तो ये है कल्टीवेशन पाथ की असली पावर। मैं अपने हाथों की तरफ देखता हूँ। मेरे हाथों में अब भी हैंडकफ्स लगे हुए हैं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि एनर्जी मेरे शरीर के हर हिस्से में दौड़ रही है। मुझे पता है वो सो कॉल्ड पावरफुल बीइंग इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन अब मैं वो कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा जिसे कोई भी आकर दबा सके। मैं दोबारा क्रॉस लेग्ड बैठ जाता हूँ और इमॉर्टल इंसिनरेटिंग टेक्निक के थ्रू अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मेरी एनर्जी फ्लो स्टेबल होती है, मैं पिछले कुछ दिनों की तरह दोबारा जेल की डार्क एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता हूँ। डार्क एनर्जी लगातार मेरे शरीर में समाती रहती है, लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल ठंड महसूस नहीं होती। उल्टा मेरी आंखें और भी तेज और साफ होती जाती हैं। डार्क एनर्जी एब्जॉर्ब करते करते मेरे स्ट्रेंथ पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाती है। सुबह होने वाली होती है और गार्ड्स के इंस्पेक्शन से पहले मुझे अपनी नई स्ट्रेंथ छुपानी होगी। सुबह ठीक 6 बजे लॉक खुलने की आवाज आती है। गैरी चाओ दरवाजा खोलकर अंदर आता है। उसके हाथ में 2 प्लास्टिक बैग्स होते हैं और दूर से ही मुझे गर्म स्टीम्ड पोक बंस की खुशबू आ जाती है। आज वो मुझे कल से बिल्कुल अलग नजरों से देख रहा होता है। उसकी आंखों में साफ साफ रिस्पेक्ट नजर आ रही होती है। वो कहता है, अभी तुम शायद पूरी तरह फ्रेश नहीं हुए होगे। ये बंस अभी अभी स्टीमर से निकले हैं और ये गर्म सोए मिल्क भी है, खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं उठकर बिना फॉर्मेलिटीज के बंस ले लेता हूँ और सीधा बड़े बड़े निवाले खाने लगता हूँ। गैरी चाओ मेरे सामने बैठ जाता है। वो कई बार कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार रुक जाता है। जब मैं सब कुछ खत्म कर लेता हूँ तब वो धीमी आवाज में बोलता है, यार जो कल हुआ वो अनबिलीवेबल था। तुमने मेरी मदर इन लॉ के बारे में जो बोला था सब एकदम सही निकला। अब वो बिल्कुल बिल्ली की तरह सीधी हो गई है। ब्राइड प्राइस और कार वाली हर बात मान गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने कहा था। शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। तुम सच में मेरे सेवियर हो। मैं शांत आवाज में कहता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, तुम मेरे लिए काम करते हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। अब हम दोनों बराबर हैं। मैं सोए मिल्क का एक सिप लेता हूँ और आंख के कोने से गैरी चो को देखता रहता हूँ। अचानक मेरे दिमाग के अंदर मौजूद ब्रॉन्ज बुक हल्का सा कांप उठती है। उसके सर के ऊपर कुछ लाइंस उभर आती हैं जो सिर्फ मुझे ही दिख रही होती हैं। मेरी भौएं सिकुड़ जाती हैं। बुक सीधा लिखती है कि आज सेल इंस्पेक्शन के दौरान गैरी चो पर एक डेस्परेट इनमेट अटैक करेगा और उसकी जान चली जाएगी। अभी अभी मैंने उसे अपनी साइट किया है। मैं नहीं चाहता कि अगले ही दिन वो मर जाए। अगर उसकी जगह कोई कम कोऑपरेटिव गान आ गया तो वो मेरे लिए नुकसान ही होगा। इसलिए मैं उससे कहता हूँ, आज इंस्पेक्शन के वक्त बंक 18 को स्किप कर देना। वहाँ का बुढ़ा अभी अभी फैमिली ट्रेजेडी से गुजरा है और उसने एक शार्पेंड टूथब्रश छुपा रखा है। वो किसी को अपने साथ लेकर मरने का प्लान बना रहा है। गैरी चो हैरानी से कहता है, बंक 18 का ओल्ड जैंग, वो तो हमेशा बहुत शांत लगता है। मैं सीधा जवाब देता हूँ, मानो या मत मानो ये तुम्हारी मर्जी है। अगर टेस्ट करना ही है तो कम से कम स्टैब प्रूफ वेस्ट पहनकर जाना। गैरी चो के चेहरे पर कई एक्सप्रेशंस आते जाते हैं। आखिर में वो गहरी सांस लेकर जोर से सिर हिला देता है। अब वो मेरी हर बात बिना सवाल किए मान लेता है। उसे जाते हुए देखकर मुझे अच्छी तरह समझ आ जाता है कि इस जेल में इंफॉर्मेशन ही मेरा सबसे पावरफुल वेपन है। सोए मिल्क खत्म करके मैं खाली कार्टन जमीन पर फेंक देता हूँ और आंखें बंद करके सोचने लगता हूँ। मैं अभी सिर्फ एक नोविस कल्टीवेटर हूँ जो डार्क एनर्जी एब्जॉर्ब करके अभी अभी बना है, लेकिन मेरे शरीर में दौड़ रही एनर्जी ने मेरी स्ट्रेंथ को वाकई बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। मैं ऐसे ही आयरन बेड की रेलिंग को पकड़कर हल्का सा दबाता हूँ और वो मजबूत लोहे की रॉड तुरंत मेरे ग्रिप में मुड़ जाती है। उसी वक्त मेरी नजर बेड बोर्ड के नीचे पड़ती है। जहाँ पहले सिर्फ धूल थी वहाँ अब एक पैकेज पड़ा हुआ होता है। मुझे याद आता है कि जब मेरा सामना उस पावरफुल कल्टीवेटर से हुआ था जो खुद को डिवाइन सेलेस्टियल फिगर कह रहा था, तब भी बेड के नीचे हल्की सी ब्लू लाइट चमकी थी। क्या इसका कनेक्शन मेरी कल्टीवेशन के अंदर मौजूद उस झील से है जो वाटर बेस्ड स्पिरिचुअल रूट को रिप्रेजेंट करती है? उस वक्त मैं उस पावरफुल बीइंग के प्रेशर से जमीन पर दबा हुआ था और इतना डरा हुआ था कि उस ब्लू ग्लो को पूरी तरह भूल गया था। मैं पैकेज उठाता हूँ और उसे खोलता हूँ। अगले ही पल मैं वहीं जम जाता हूँ। अंदर एक डेकोरेटिव पीचवुड स्वॉर्ड रखी होती है। उसकी पूरी सरफेस गहरे इंडिगो कलर की होती है और उसमें से हल्की सी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। मैंने पुराने फैमिली रिकॉर्ड्स में पीचवुड स्वॉर्ड के बारे में पढ़ा था। ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में भी इसका जिक्र देखा था, लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअल रूट अवेकन होने से ऐसी चीज खुद से नहीं मिल सकती। और जो पावरफुल बीइंग मुझे मारना चाहता था वो तो बिल्कुल भी ऐसा गिफ्ट नहीं देगा। फिर भी ये तलवार मेरे सामने सच में रखी होती है। मैं पीचवुड स्वॉर्ड हाथ में लेकर गहरी सोच में पड़ जाता हूँ। मेरे पास बैठा एक सेलमेट जो आमतौर पर मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, चुपके से 2-3 बार मेरी तरफ देखता है। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ती है वो जल्दी से बोल पड़ता है, थोड़ी देर पहले कोई बहुत देर तक हमारे सेल के बाहर खड़ा था। पता नहीं उसने कैसे तुम्हारे बेड के नीचे ये पैकेज रख दिया। मैं तो देखने की हिम्मत भी नहीं कर सका कि इसमें क्या था। मैं उससे पूछता हूँ, किसने छोड़ा था? वो जवाब देता है, उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। मैंने गेट पर खड़े गार्ड से पूछा था। उसने कहा एक आदमी हैट और फेस मास्क पहन कर आया था। पैकेज रखते ही तुरंत चला गया। मैं पैकेज के अंदर दोबारा देखने लगता हूँ। पीचवुड स्वॉर्ड के अलावा उसमें एक छोटी सी पेपर स्लिप भी होती है। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, ब्यूरो ऑफ डेस्टिनी से सावधान रहना, वो कभी नहीं रुकेंगे। मैं उस नोट को हाथ में पकड़कर पूरी तरह उलझन में पड़ जाता हूँ। ये किसने भेजा होगा? लिन फैमिली में वैसे भी शुरू से ही बहुत कम लोग रहे हैं। मुझे याद आता है कि मेरे
मेरे ग्रैंडफादर ने कभी ग्रेट अंकल लिन का जिक्र किया था तब मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया था। क्या ये पैकेज उसी इंसान ने भेजा है जिसने कभी मेरे ग्रेट अंकल लिन की जान बचाई थी? मैं नोट को संभाल कर रख लेता हूँ और पीचवुड स्वॉर्ड लेकर वापस अपने सेल में आ जाता हूँ। सबसे पहले मुझे जिंदा रहना है और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। उसी रात में पीचवुड स्वॉर्ड को रिफाइन करना शुरू करता हूँ। इसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी अब तक एब्जॉर्ब की हुई डार्क एनर्जी से कहीं ज्यादा प्योर है और इसे एब्जॉर्ब करना भी बहुत तेजी से होता है। मैं ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में रिकॉर्ड री इनकारनेशन ट्रांसफॉर्मेशन इनकैंटेशन का यूज करके उसकी रिफाइनिंग शुरू कर देता हूँ। मेन टेक्निक के मुताबिक स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने शरीर के अंदर खींचता हूँ और उससे अपनी मेरिडियंस में सर्कुलेट करना शुरू कर देता हूँ। एनर्जी लगातार मेरे अंदर जमा होती रहती है। धीरे धीरे मेरी मेरिडियंस और ब्लड वेसल्स प्रेशर से फूलने लगती हैं। मेरा शरीर, मेरी स्किन, हत्ता की मेरी हड्डियां तक हल्का हल्का दर्द करने लगती हैं। मुझे पता है ये ब्रेक थ्रू आने की निशानी है। मैं दांत भींचकर सब कुछ सह लेता हूँ और एनर्जी सर्कुलेशन जारी रखता हूँ। पता नहीं कितनी देर बाद अचानक मेरे अंदर से एक गहरी धमाके जैसी आवाज गूंजती है, जैसे कोई इनविजिबल बैरियर टूट गया हो। अगले ही पल एक ऐसी पावर मेरे पूरे शरीर में दौड़ जाती है जैसी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैं आंखें खोलता हूँ और गहरी सांस बाहर छोड़ता हूँ। मेरा ब्रेक थ्रू हो चुका था। मैं अपने हाथ में पकड़ी वुडन स्वॉर्ड की तरफ देखता हूँ। अब वो बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रही थी, जैसे उसमें कोई खास बात ही ना हो। अगर ग्रेट अंकल लिन ने मुझे इसके बारे में हिंट न दिया होता तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि इसका सेलेस्टियल मास्टर कल्टीवेशन से कोई कनेक्शन है। लेकिन मैं ये भी समझ गया था कि ऐसे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से मिली पावर फाउंडेशन को अनस्टेबल बना देती है। मुझे इसे और रिफाइन करना होगा ताकि मेरी बेस प्रॉपरली स्टेबल हो सके। फिर भी चाहे जैसे भी देखो, स्ट्रॉन्गर बनना हमेशा अच्छी बात होती है। अगले कुछ दिनों तक मैं अपना वक्त कल्टीवेशन और ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ पढ़ने के बीच बांट देता हूँ। लेकिन मेरी अपनी फेट वाली पेज हर बार धुंध में ही छुपी रहती है। मैं अपना पास्ट और फ्यूचर देखने के लिए हर पॉसिबल तरीका ट्राई करता हूँ, लेकिन हर बार फेल हो जाता हूँ। हाँ, ग्रेट अंकल लिन के बारे में और उस पावरफुल बीइंग के बारे में मुझे काफी कुछ जरूर पता चल जाता है। जो आदमी थंडर और लाइटनिंग कंट्रोल करता है वो असल में ब्यूरो ऑफ डेस्टिनी का एक एल्डर है। कहा जाता है कि उसकी कल्टीवेशन गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच चुकी है। गोल्डन कोर स्टेज मिली करंट रेल्म से पूरे 2 बड़े रेल्म्स ऊपर है। अब समझ आया कि वो इतना पावरफुल क्यों था। मैं तो सिर्फ ऑर्डिनरी वर्ल्ड का एक इंसान हूँ। अकेला उसका सामना करना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे अकेला लड़ना भी नहीं पड़ेगा। मेरे पास ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ, री इनकारनेशन, 10,000 ब्लेड हेवनली टेक्निक और लिन फैमिली की माउंट कुनलुन की डीव है। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि हमारे एंसेस्टर्स को इतनी प्रेशियस डीड क्यों दी गई थी जिसे हर कोई छीनना चाहता है। लेकिन जब मेरे ग्रैंडफादर ने ये डीड मुझे दी है तो मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करूंगा। और 2 हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन यार्ड टाइम के दौरान कुछ अनजान लोग मुझे घेर लेते हैं। उनका लीडर एक बहुत बड़ा और मजबूत आदमी होता है जिसका चेहरा सख्त और मोटे मसल से भरा हुआ होता है। साफ दिख रहा था कि वो आसानी से किसी से दबने वाला नहीं है। लेकिन विक्टर किंग के साथ जो हुआ था उसके बाद सिर्फ बॉडी साइज के भरोसे जेल में राज करने का सोचना सच में हंसी की बात थी। और ये पूरा सीन मुझे जू में जानवरों को अपना एरिया मार्क करते देखने जैसा लग रहा था। वैसे भी मुझे किसी पर गुस्सा निकालना था तो ये लोग खुद चल कर आ गए। वो मुझे देखकर कहता है, तो तू ही नया लड़का है, सुना है काफी स्ट्रांग है। वैसे एक बात बता, क्या तू कोई ब्लैक मैजिक करता है? सुना है लोगों को कर्स करके मार देता है। मैं हल्का सा मुस्कुरा कर कहता हूँ, सीधी बात परा। वो गुस्से से गरजता है, बेर मेरा भाई है और तूने उसे मार दिया, अब इसका हिसाब कैसे देगा? मैं शांत आवाज में पूछता हूँ, बेर तुम्हारा भाई है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो असल में कैसे मरा? वो गरज कर बोलता है, झूठ, बेर अभी मरा नहीं है, तूने किसी सॉर्सरी से उसे कर्स किया है। अगले हफ्ते उसकी एग्जीक्यूशन होने वाली है क्योंकि उसके पिलो के नीचे ड्रग्स मिले हैं। मैं कंधे उचकाता हूँ, उसका मुझसे क्या लेना देना? इतने सालों में वो कभी पकड़ा नहीं गया, इस बार पकड़ा गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो दांत पीस कर कहता है, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। मैं उससे और बहस करना जरूरी नहीं समझता और मुड़कर चलने लगता हूँ, लेकिन वो मेरे कंधे को पकड़ लेता है। इतनी आसानी से नहीं जा सकता लड़के। वो सीधा मेरे चेहरे पर पंच मारता है। मैं न डॉज करता हूँ और न ही ब्लॉक। मैं उससे पहले ही अपना मुक्का उसके पेट में दे मारता हूँ। वो हवा में उछलकर पीछे जा गिरता है और जमीन पर पेट पकड़कर दर्द से चीखने लगता है। उसके साथ खड़े सारे लोग शौक में जम जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। मैं उन सब पर एक नजर डालता हूँ और ठंडी आवाज में पूछता हूँ, और कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं करता। मैं मुड़कर वापस चल देता हूँ और पीछे से सबकी एक साथ तेज सांस खींचने की आवाज सुनाई देती है। जब मैं अपने सेल में लौट कर आता हूँ तो देखता हूँ कि ग्रेट अंकल लिन पहले से ही बेड पर बैठकर मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। दोपहर के ठीक 2 बजे मुझे विजिटेशन रूम में ले जाया जाता है। मोटे टेम्पर्ड ग्लास के उस पार एक सूट और चश्मा पहने हुए आदमी मेरा इंतजार कर रहा होता है। टेम्पर्ड ग्लास के उस पार बैठा आदमी था जोनाथन रीड, वही लॉयर जिसे उसी ग्रुप ने भेजा था जिसने मुझे फंसाया था। वो सीधा बोलता है, मिस्टर लिन, मैं माउंट कुंगलू की डीड के बारे में बात करने आया हूँ। अगर आप साइन कर देंगे तो हम आपके केस की रिव्यू एप्लीकेशन में मदद कर सकते हैं। आप अभी जवान हो, ऐसी जगह में बंद रहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। आप भी यहाँ से बाहर निकलना चाहते होंगे। मैं उसके ढोंगी चेहरे को देखता हूँ और अंदर ही अंदर मुस्कुराता हूँ। ये आदमी जानबूझकर कुछ दिन बाद आया था। इसने सोचा होगा कि मैं बस एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट हूँ जिसने कभी असली तकलीफ नहीं देखी। इसका प्लान था कि जेल की अंधेरी जिंदगी देखकर मैं टूट जाऊंगा और उसके सामने रोकर डीड दे दूंगा। मैं अपने दिमाग के अंदर ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ खोलता हूँ। जोनाथन रीड की जिंदगी में उसने
जितने भी गंदे और इमोरल काम किए थे सब मेरी आंखों के सामने फास्ट फॉरवर्ड फिल्म की तरफ चलने लगते हैं। मैं उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहता हूँ, मिस्टर रीड, डीड की फिक्र छोड़िए। मुझे लगता है आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए। जैसे पिछले साल नॉर्थ में हुआ वो हिट एंड रन केस, वैसे विक्टिम की बॉडी आपने एग्जैक्टली कहाँ दफन की थी? ऊपर से देखने में वो काफी नाजुक और शरीफ लगता था, लेकिन इतना गंदा काम करने में उसने बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। उसके नर्व्स भी काफी स्ट्रांग थे। मेरी बात सुनते ही जॉनथन रीड का चेहरा एक पल में सफेद पड़ जाता है। उसका हाथ जो उसकी गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पर टिका हुआ था बुरी तरह कांपने लगता है। वो आंखें फाड़कर मुझे ऐसे देखने लगता है जैसे सच में कोई भूत देख लिया हो। वो घबराकर बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ। समझ ना आए तो कोई बात नहीं। वो विक्टिम साउथ वेस्ट हॉस्पिटल की स्टूडेंट थी। उसके पेरेंट्स आज तक उसे ढूंढ रहे हैं और तुम उन्हीं लोगों के लिए तुम एक जेनरस डोनर बने फिरते हो। वैसे तुम्हारे ऑफिस के बुक शेल्फ के पीछे जो सीक्रेट कंपार्टमेंट है उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें छुपी हुई है ना? अगर मैं ये सब कैप्टन वुड्स को बता दूं तो तुम्हें कितने साल की सजा मिलेगी, क्या लगता है? जॉनथन रीड इतनी तेजी से खड़ा होता है कि उसकी चेयर पीछे गिरकर जोर से आवाज करती है। बाहर खड़ा गार्ड तुरंत दौड़कर आता है। सब ठीक है यहाँ? गार्ड ग्लास के उस पार से मुझे शक भरी नजरों से देखता है, जैसे उसे लग रहा हो कि मैंने लॉयर को धमकाया है। जॉनथन रीड जल्दी से खुद को संभालता है और बोलता है, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। मिस्टर लिन, उम्मीद है आप अच्छे से सोचेंगे। मैं आपके गुड न्यूज का इंतजार करूंगा। मैं उसे घबराकर भागते हुए देखता रहता हूँ। मुझे पता था कि अब कुछ वक्त तक वो लोग इस डीड के पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ मेरी सोच से कहीं ज्यादा यूजफुल निकली। ये सिर्फ किसी का फ्यूचर नहीं बताती, बल्कि उसके हर उस राज को सामने ला देती है जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहता है। जब मैं वापस अपने सेल में लौटता हूँ तब गैरी चाओ पेट्रोल से वापस आ रहा होता है। मुझे देखते ही वो थम्स अप दिखाता है और धीमी आवाज में कहता है, बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे तुमने कहा था। बंक 3 के उस बुढ़े के पास से वेपन मिल गया। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ एडमिरेशन दिख रही होती है। मैं बस हल्का सा सर हिला देता हूँ, 2-4 कैजुअल बातें करता हूँ और वापस अपने सेल में जाकर लेट जाता हूँ। दिल ही दिल में मैं सोचता हूँ, मैं सिर्फ इस जेल में जिंदा ही नहीं रहूंगा। जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया है उन सब से एक एक हिसाब लूंगा। यार्ड टाइम के दौरान कोर्टयार्ड लोगों से भरा हुआ होता है। मैं कोने में बैठकर धूप सेक रहा होता हूँ और मेरे आसपास के लोग अपने आप मुझसे कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखते हैं। विक्टर किंग की डेथ के बाद मेरी रेपुटेशन पूरी जेल में फैल गई थी। अब सब मुझे डेथ डिवाइनर के नाम से बुलाते थे। मुझे इस नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसी वक्त एक बहुत बड़ा और सख्त चेहरा वाला आदमी कुछ लोगों के साथ मेरी तरफ आता है। वो जेल के दूसरे ब्लॉक का लीडर होता है और उसका निकनेम बैर है। वो अपनी उंगलियों के बीच एक पुरानी सी सिगरेट घुमाता हुआ गर्दन टेढ़ी करके मुझे देखते हुए कहता है, तो ही वो फॉर्चून टेलर है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। सुना है अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझता है। मैं उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझता, बस जमीन पर चल रही एक छोटी सी चींटी को देखता रहता हूँ। उसी वक्त ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ मुझे बताती है कि बैर कुछ दिनों से जेल में कॉन्ट्रबैंड स्मगल कर रहा है और उसका कॉन्टैक्ट उसे पहले ही बिट्रे कर चुका है। बैर अगर अभी इसी वक्त अपने बंक में वापस जाकर अपने पिलो के अंदर छुपी चीज टॉयलेट में फ्लश कर देगा तो शायद तेरी सजा के कुछ साल कम हो जाएंगे, लेकिन अगर मेरा टाइम यहीं वेस्ट करता रहा तो ठीक 10 मिनट बाद तू सॉलिटरी में बैठा होगा। बैर गुस्से से दहाड़ता है, तू मौत मांग रहा है, इसे पकड़ो। वो पूरी ताकत से मेरे ऊपर पंच मारता है, लेकिन मेरी नजरों में उसका पंच घोंगे की स्पीड से आता हुआ लगता है। मैं बस हल्का सा साइड में हटकर उस अटैक को डॉज कर देता हूँ और उसका हाथ निकलते ही उसकी रिस्ट के एक प्रेशर पॉइंट को उंगली से छू देता हूँ। मेरा हाथ! अगले ही पल उसका पूरा बाजू सुन्न हो जाता है और बेजान होकर नीचे लटक जाता है। उसी वक्त जेल के गेट की तरफ से तेज भागते कदमों की आवाज गूंज उठती है। गार्ड्स का एक बड़ा ग्रुप अंदर घुसता है और उनका लीड कर रहा होता है खुद कैप्टन डेनिस वुड्स। वो सीधा बैर की तरफ देखकर कहता है, बैर, किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुम इस जेल के अंदर ड्रग्स छिपा कर रख रहे हो, चलो हमारे साथ। बैर शौक में वहीं जम जाता है, फिर धीरे से मेरी तरफ मुड़कर मुझे देखता है। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा 10 मिनट वाला वार्निंग इतना एक्यूरेट निकलेगा। जो आदमी इस पूरे ब्लॉक का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर लीडर माना जाता था, वो एक भी पंच प्रॉपरली मारने से पहले ही सिर्फ मेरी 2-4 बातों की वजह से पकड़ लिया गया। बैर को ले जाते हुए देखकर बाकी इनमेट्स की नजर पूरी तरह बदल जाती है। उसी पल से मैं इस जेल का सिर्फ एक ऑर्डिनरी डेथ रो इनमेट नहीं रहता, मैं वो इंसान बन जाता हूँ जिससे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं होती। इस जगह का असली रूलर। अब मुझे अपनी ताकत दिखाने के लिए मुक्के चलाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ कुछ हल्की सी बातें ही किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती थी। यह एहसास बुरा नहीं था, लेकिन मेरे लिए ये बस पहला कदम था। मेरा असली टारगेट था इस जेल में मिलने वाले हर रिसोर्स का यूज करके ये पता लगाना कि आखिर वो लोग माउंट कुन में क्या ढूंढ रहे हैं। देर रात जेल बिल्कुल खामोश हो जाती है। सिर्फ कभी कभी कॉरिडोर में पेट्रोल करते गार्ड्स के कदमों की आवाज सुनाई देती है। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। मेरे दिमाग के अंदर मौजूद ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ हल्की सी ब्लू ग्रीन लाइट से चमकने लगती है। जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, बुक के कवर पर छाई धुंध भी धीरे धीरे हटने लगती है। इस बार उसमें किसी इंसान की फेट नहीं दिखती, बल्कि मेरे फैमिली के माउंट कुन का एक छोटा सा इमेज सामने उभर आता है। पहाड़ की गहराई में मुझे एक सुनहरी दरार नजर आती है, जैसे उसके अंदर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज सील करके रखी गई हो। क्या ये हो सकता है कि जिस ग्रुप ने मुझे
जेल में डालने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की, हर लीगल लूप होल का फायदा उठाया, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए, मुझे इस अंधेरी जेल में कैद कर दिया और मेरी जान तक लेने की कोशिश की। उनका असली टारगेट वो बेकार सा दिखने वाला पहाड़ नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपा हुआ सीक्रेट हो। मैं अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस उस गोल्डन क्रैक की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगले ही पल एक पहाड़ जैसी भयानक फोर्स मुझे उल्टा धक्का दे देती है। मेरा सीना जोर से कस जाता है और मेरे होंठों के कोने से खून की एक पतली धार निकल आती है। साफ था कि मेरी करंट कल्टीवेशन अभी इतनी पावरफुल नहीं हुई थी कि मैं अपने फैमिली के इस सबसे बड़े सीक्रेट को छू भी सकूं। अब मुझे समझ आ गया कि मेरे ग्रैंडफादर ने मरने से पहले मुझसे क्यों कहा था कि उस डीड को अपनी जान देकर भी प्रोटेक्ट करना। मैं होठों से खून साफ करता हूँ और मेरे दिमाग में एक प्लान बनने लगता है। जब वो लोग ये गेम खेलना ही चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी इसी जेल के अंदर से उनके साथ ये गेम पूरा खेलूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी उस डीड को मुझसे नहीं छीन सकता। मैं गहरी सांस लेता हूँ और अपनी स्पिरिचुअल पावर को मेरिडियंस के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देता हूँ। मैं जितना हो सके इस अजीब और मिस्टीरियस कल्टीवेशन पाथ के बारे में ज्यादा सोचने से बचता हूँ, लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये पावर धीरे धीरे मुझे किसी बिल्कुल नए इंसान में बदल रही है। मेरी नई बनी स्पिरिचुअल रूट के अंदर ब्लेजिंग फ्लेम की तपिश और उस झील की काटती हुई ठंड एक साथ मौजूद थी। दोनों बिना रुके मेरे शरीर के अंदर एक दूसरे से टकराती रहती थी। फिर भी जब मैं उस जगह को छूने की कोशिश करता हूँ वहाँ कुछ भी नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, मेरी हियरिंग पहले से कई गुना ज्यादा शार्प हो चुकी थी। अब मैं पड़ोस वाले सेल में बैठे इनमेट की हार्ट बीट तक सुन सकता हूँ। आधी रात को जो सेल पहले बिल्कुल खामोश लगता था, अब मेरी सुनने की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि हर छोटी सी आवाज भी कानों में गूंजने लगती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने कान बंद कर लूं। काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद ही मैं अपनी इस हाइटेंड हियरिंग को अपनी मर्जी से ऑन और ऑफ करना सीख पाता हूँ। मैं कुछ गहरी सांसें लेता हूँ। हर चीज पर इतना कंट्रोल मिलने के बाद ये ठंडी और डरावनी जेल की दीवारें भी पहले जितनी खौफनाक नहीं लगती। सुबह मैं जानबूझकर अपनी इनर फोर्स का यूज करके अपनी हार्ट बीट को डिस्टर्ब कर देता हूँ। गैरी चौ तुरंत नोटिस कर लेता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो घबराकर मुझे सीधा जेल की इंफर्मरी ले जाता है। मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ का डॉक्टर एरन चाओ भी उसी ग्रुप का प्लांटेड आदमी है जिसने मुझे फंसाया था। डॉक्टर एरन चाओ काफी देर तक स्टेथोस्कोप मेरे सीने पर लगाकर चेक करता रहता है। उसकी भवें सिकड़ी हुई होती हैं और उसकी आंखों में एक पल के लिए बुरी नीयत की चमक दिखाई देती है। धीरे से उसका हाथ टेबल के नीचे छिपी हुई एक सिरिंज की तरफ बढ़ने लगता है। ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ की पावर की वजह से मैं तुरंत देख लेता हूँ कि उस सिरिंज के अंदर क्या है। उसमें एक ऐसी ड्रग भरी हुई थी जो लगते ही इंस्टेंट कार्डियक अरेस्ट करवा देती। डॉक्टर चाओ शांत आवाज में बोलता है, नेथन लिन, तुम्हारी कंडीशन काफी सीरियस लग रही है। मुझे तुम्हें एक इंजेक्शन देना पड़ेगा ताकि सब स्टेबल हो सके। मैं उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, डॉक्टर चाओ, इस रूम में अभी सिर्फ हम दोनों ही हैं। गार्ड अभी भी बाहर खड़ा है। क्या तुम वाकई ये इंजेक्शन मुझे लगाना चाहते हो? डॉक्टर चाओ का हाथ वहीं का वहीं रुक जाता है। वो मुझे ऐसे घूरने लगता है जैसे मैं उसके दिमाग के अंदर तक देख सकता हूँ। मैं बिना टाइम वेस्ट किए उसकी कलाई पकड़ लेता हूँ और बस इतना प्रेशर देता हूँ कि वो छूट न सके। फिर धीमी आवाज में कहता हूँ, तुम्हारी वाइफ पर 50 लाख युआन का गैम्बलिंग डेट है। जिन लोगों से उसने पैसे लिए हैं उन्होंने तुमसे कहा है कि अगर आज तुमने मुझे नहीं मारा तो कल तुम्हारी वाइफ गायब हो जाएगी। मैं गलत कह रहा हूँ? डर के मारे डॉक्टर चाओ के पैरों से जान निकल जाती है और वो कुर्सी पर ही धड़ से गिर पड़ता है। सिरिंज उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरती है और टूट जाती है। वो जोर जोर से सांस लेने लगता है। उसके माथे से पसीना बह रहा होता है और उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। मैं उसकी कलाई छोड़ देता हूँ और अपने कपड़े ठीक करता हूँ। मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था, उसे जिंदा रखना मेरे लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद था। मैं उससे कहता हूँ, अगर तुम बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे मैं कहूंगा तो मैं तुम्हारी 50 लाख युआन की प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता हूँ। उसे पागलों की तरह सर हिलाकर हाँ करते देख मुझे समझ आ जाता है कि इस जेल की चेस बोर्ड पर एक और मोहरा अब मेरी साइड आ चुका है। मेरे पास ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ और सेलेस्टियल मास्टर स्पिरिचुअल रूट होने की वजह से मेरे कंट्रोल में आने वाले लोग सिर्फ बढ़ते ही जाएंगे। शाम का सूरज यार्ड में लंबी लंबी परछाइयां बना रहा होता है। मैं वायर फेंस के सहारे खड़ा दूर आसमान की तरफ देख रहा होता हूँ। थोड़ी देर पहले डॉक्टर चाओ ने किसी के थ्रू मेरे पास एक मैसेज भिजवाया था। जिस आदमी के लिए वो काम करता है वो कल विजिटर बनकर यहाँ आने वाला है। मैं तुरंत ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ खोलता हूँ और उस नाम को सर्च करता हूँ। मेरे सामने एक मिडिल एज्ड आदमी की इमेज उभर आती है। महंगा टेलर्ड सूट पहने होने के बावजूद उसका मोटा और फूला हुआ शरीर छिप नहीं पा रहा था। उसका नाम था रेमंड लाओ, जो इस एरिया का एक मशहूर रियल एस्टेट टाइकून था। बुक बताती है कि रेमंड लाओ एक अजीब बीमारी से जूझ रहा है। अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए उसे माउंट कुनलुन के नीचे छिपी किसी चीज की जरूरत है। किसी और के बहकावे में आकर उसने मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट की जान लेने का प्लान बना लिया था। ये सब पढ़ते ही मेरे अंदर बची हुई आखिरी हिचकिचाहट भी खत्म हो जाती है। अगर बात उसकी अपनी जिंदगी की है तो वो कुछ भी कर सकता है। अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए वो मेरी जान लेने से भी नहीं हिचकिचाएगा। मैं दिल ही दिल में कहता हूँ, रेमंड लाओ, तुम्हारा प्लान मुझे बहुत पहले से सुनाई दे रहा है। मुझे महसूस होता है कि मेरे शरीर में बह रही स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से और पावरफुल हो गई है। मेरे हाथ की हथेली में एक छोटा सा घूमता हुआ वॉर्टेक्स भी बनने लगता है। ये पावर अभी नदियां और समुद्र उलट देने जितनी पावरफुल नहीं हुई थी, लेकिन कुछ ऑर्डिनरी बॉडीगार्ड्स को हैंडल करने के लिए ये काफी से भी ज्यादा थी। तभी गैरी चौ दूर से
से चलकर आता है और मुझे एक मिनरल वाटर की बोतल पकड़ा देता है। वो धीमी आवाज में कहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने कहा था। रेमंड लाओ का नाम सच में कल के विजिटर्स लिस्ट में है। मैं सर हिलाकर बोतल ले लेता हूँ और पानी पीता हूँ। जैसे ही पानी मेरे गले से नीचे उतरता है, मेरे पूरे शरीर में ताकत की एक लहर दौड़ जाती है। कल की मुलाकात को लेकर मुझे जरा भी चिंता नहीं होती, उल्टा मैं उसका इंतजार कर रहा था। ये घमंडी और सबकी पहुंच से बाहर रियल एस्टेट टाइकून, ये ताकतवर बिजनेसमैन जिसके सामने हर कोई झुकता है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि जब उसे पता चलेगा कि उसका हर एक राज मेरे सामने पहले से खुला पड़ा है, तब उसके चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन आएगा। रेमंड लाओ मेरी सोच से भी ज्यादा मोटा निकला। उसका सूट बिल्कुल परफेक्टली प्रेस किया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में छुपी मौत जैसी ठंडी नीयत छुप नहीं पा रही थी। वो मेरे सामने बैठता है, दोनों हाथ अपनी केन पर टिकाए हुए और बिना पलक झपकाए मुझे घूरता रहता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी इंसान को देख रहा है, बल्कि जैसे मेरी चमड़ी उतारकर अंदर छुपा राज निकाल लेना चाहता हो। वो शांत आवाज में बोलता है, नेथन लिन, यहाँ सब ठीक चल रहा है, बस एक बार सर हिला दो और इस जेल के बाहर की धूप जब चाहो तुम्हारी हो सकती है। मैं तुम्हारे लिए जॉब भी अरेंज कर दूंगा। बाहर लोग मेरी कंपनी में काम करने का मौका पाने के लिए तरसते हैं। मैं उसकी आंखों में देखकर बिल्कुल फ्लैट टोन में बोलता हूँ, मिस्टर लाओ, मुझे नहीं लगता जिस दिन मैं इस जेल से बाहर निकलूंगा उस दिन तक तुम्हारा ये शरीर जिंदा रहेगा। मेरी बात सुनते ही रेमंड लाओ का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो अपनी केन को इतनी जोर से पकड़ लेता है कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में उसके सर के ऊपर लिखी लाइफ स्पैन वाली लाइन अब चमकदार लाल रंग में बदल चुकी थी। उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे थे। हाँ, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा टाइम था। मैं एक गहरी सांस लेकर बस उसकी बात सुनता रहता हूँ। वो धीरे से बोलता है, लगता है तुम काफी कुछ जान चुके हो। ठीक है, सीधी बात करता हूँ, माउंट कुन की की मुझे दे दो और मैं गारंटी देता हूँ कि लिन फैमिली कई जनरेशंस तक ऐश करेगी। मैं धीरे से खड़ा होता हूँ और कहता हूँ, मिस्टर लाओ, तुम एक बात गलत समझ रहे हो। माउंट कुन कोई बिजनेस डील नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी है। इतना कहकर मैं बिना और कुछ बोले इंटरकॉम बंद कर देता हूँ। ग्लास के दूसरी तरफ रेमंड लाओ गुस्से में टेबल पर जोर से मुक्का मारता है, लेकिन उसका फूला हुआ और टूट चुका शरीर उसे सिर्फ एक ऐसे जानवर की तरह दिखा रहा था जो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए तड़प रहा हो। वो गरज कर चिल्लाता है, तुम्हें इसका पछतावा होगा। जब तक तुम इन दीवारों के अंदर हो, तुमसे सच उगलवाने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। मैं बिना एक बार भी पीछे देखे विजिटेशन रूम से बाहर निकल जाता हूँ। मुझे पता था कि रेमंड लाओ अब बुरी तरह डेस्परेट हो चुका है और जो आदमी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा हो, उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। मुझे समझ आ गया था कि आने वाले दिनों में इस जेल के अंदर खून जरूर बहेगा, लेकिन रेमंड लाओ का अगला मूव मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी आ गया। रात के ठीक 3 बजे सेल के लॉक से हल्की सी क्लिक की आवाज आती है। मेरी आंखें बंद होती हैं, लेकिन सेलेस्टियल मास्टर बनने के बाद मेरी हियरिंग और सेंसेस इतनी शार्प हो चुकी थी कि वो आवाज तुरंत मेरे कानों तक पहुंच जाती है। मैं तो हवा में उड़ते मच्छर के पंखों की आवाज तक साफ सुन सकता था। 3 परछाइयां धीरे धीरे सेल के अंदर घुसती हैं। तीनों के हाथ में स्टील रीबार होता है जिसके एक साइड को तेज नोक बना दिया गया था। वो सेल के बाकी सब लोगों को इग्नोर करके सीधा मेरे बंक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे आगे चलने वाला आदमी बैर का पुराना आदमी निकलता है। वो धीमी आवाज में बोलता है, जल्दी काम खत्म करो, ये मरते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही उसका शार्पेंड रीबार मेरे गले से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूर रह जाता है, मैं अचानक अपनी आंखें खोल देता हूँ और उसकी कलाई को लोहे की पकड़ की तरह कसकर पकड़ लेता हूँ। मैं शांत आवाज में पूछता हूँ, रेमंड लाओ ने तुमसे ऐसा क्या प्रॉमिस किया है जिसके लिए तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो? वो शौक में हकलाकर बोलता है, तू सोया ही नहीं था? मैं उसका कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी ग्रिप थोड़ी और टाइट करता हूँ। अगले ही पल उसकी कलाई क्रैक की आवाज के साथ टूट जाती है। ये देखते ही बाकी के दोनों आदमी चीखते हुए अपने वेपन्स लेकर मेरी तरफ झपटते हैं। मैं एक ही स्मूथ मूवमेंट में बेड से नीचे रोल कर जाता हूँ। मेरी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि मेरी बॉडी सिर्फ एक ब्लर बनकर रह जाती है। अगले सेकंड तीनों आदमी एक साथ जमीन पर गिर पड़ते हैं, बिल्कुल उन कठपुतलियों की तरह जिनकी डोर अचानक काट दी गई हो। उनमें इतनी भी ताकत नहीं बची होती कि वो चीख भी सकें। जाकर रेमंड राव से कह देना, ऐसी एमेच्योर ट्रिक से खुद को एम्बैरस करना बंद करे। मैं आराम से वापस अपने बंक पर बैठ जाता हूँ और जमीन पर पड़े उन तीनों वुड बी किलर्स को देखता हूँ जिनकी आंखें उलट चुकी होती हैं। कुछ ही पल बाद गैरी चो बैकअप लेकर दौड़ता हुआ सेल में घुसता है। अंदर का सीन देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बिना देर किए गार्ड्स को ऑर्डर देता है और तीनों को घसीटकर बाहर ले जाया जाता है। रेमंड राव का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि थोड़ी देर बाद कैप्टन डेनिस वुड्स फिर से मुझे ढूंढता हुआ आ जाता है। वो मुझे अपने ऑफिस में ले जाता है और जानबूझकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर धीमी आवाज में बोलता है, नेथन लिन, मुझे पता है तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटीज हैं जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होती। सदर्न डिस्ट्रिक्ट में कुछ दिनों से एक अजीब केस चल रहा है। कई अमीर बिजनेसमैन एक के बाद एक गायब हो गए हैं। किसी भी जगह से एक भी क्लू नहीं मिला। मैं शांत रहकर जवाब देता हूँ, कैप्टन, मैं तो बस एक डेथ रो इनमेट हूँ। ऐसे केस के लिए आपको असली एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए। कैप्टन वुड्स थकी हुई आवाज में कहता है, अगर एक्सपर्ट्स काम के होते तो मैं आज तुम्हारे पास ना आता। रेमंड राव का कनेक्शन उन सभी मिसिंग बिजनेसमैन से है। मुझे लगता है इसके पीछे कुछ और ही चल रहा है। मैं तुरंत अपने दिमाग के अंदर ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ खोलता हूँ। उन सब मिसिंग बिजनेसमैन के नाम मेरी आंखों के सामने उभर आते हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि उन सब की फेट थ्रेड्स ठीक 3 दिन पहले अचानक खत्म हो गई थी। इसका मतलब था कि वो
सब पहले ही मर चुके थे और उनकी मौत का तरीका और भी ज्यादा डरावना था। मैं धीरे से बोलता हूँ, वो लोग गायब नहीं हुए, किसी ने उन्हें मेडिसिनल ड्रग्स की तरह रिफाइन कर दिया। कैप्टन वुड्स का चेहरा उलझन से भर जाता है। मेडिसिनल ड्रग्स, ये क्या मतलब हुआ? मैं उसकी तरफ देख कर कहता हूँ, रेमंड राव ने अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए एक डिमोनिक कल्टीवेटर को हायर किया है। उन सब बिजनेसमैन को उस डिमोनिक कल्टीवेटर ने पकड़ा था और उनकी लिविंग सूल्स निकालनी थी। मैं ब्रॉन्ज बुक में लिखे हर लफ्ज को पढ़ते हुए बोल रहा था और साथ ही कैप्टन वुड्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी ध्यान से देख रहा था। मैं आगे कहता हूँ, कैप्टन, अपने लोगों को लेकर सदर्न डिस्ट्रिक्ट वाले पुराने मैंशन की तलाशी लो। कैप्टन वुड्स को मेरी बात का आधा भी समझ नहीं आता, लेकिन अब वो मुझ पर लगभग अंधा भरोसा करने लगा था। वो तुरंत अपनी कैप उठाता है और बिना थैंक यू बोले सीधा ऑफिस से बाहर निकल जाता है। शायद उसकी नजर में मैं अब भी सिर्फ एक ऑर्डिनरी प्रिजनर ही था। जेल की लाइब्रेरी हमेशा की तरह बिल्कुल शांत थी। वहाँ मुश्किल से ही कोई आता था। मैं एक पुरानी मैगजीन पढ़ रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी ट्रैक सूट और रीडिंग ग्लासेस पहने मेरे सामने आकर बैठ गया। पहली नजर में वो बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ खोली, मुझे उसके बारे में एक भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मैं तुरंत सतर्क हो गया। बूढ़ा हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तो यंग मैन, अपनी ब्रॉन्ज बुक की आदत पड़ गई? मेरी उंगलियां झटके से हिल गईं और मैगजीन लगभग मेरे हाथ से गिर ही गई। मैं तुरंत सर उठाकर उस बूढ़े को घूरने लगा। जेल में आने के बाद पहली बार मुझे सच्चा डर महसूस हुआ। मैं धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछता हूँ, तुम कौन हो और तुम्हें उस बुक के बारे में कैसे पता? बूढ़े ने बिल्कुल आराम से जवाब दिया, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले 30 साल से इसी जेल में उस इंसान का इंतजार कर रहा था जो इस बुक को खोल सके। वो आगे बोलता है, जिस डिमोनिक कल्टीवेटर को रेमंड राव ने हायर किया है, उसे लोग डिमोनिक कल्टीवेटर के नाम से ही जानते हैं। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा सामना इस जेल के बाहर उससे हुआ होता तो शायद तुम्हारा भी वही हाल होता जो उन बाकी लोगों का हुआ था। मैं उसकी आंखों में देखते हुए पूछता हूँ, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? बूढ़े ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि हमारा सरनेम एक ही है, लिन। फैमिली लीनिएज के हिसाब से तुम मुझे ग्रेट अंकल कह सकते हो। कई साल पहले माउंट कुनलिन के सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने खुद जानबूझकर इस जेल में आकर खुद को बंद करवा लिया था। ये सुनते ही मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। शौक से मेरी सांसें तक रुक गईं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी लिन फैमिली में किसी ग्रेट अंकल का नाम नहीं सुना था। ये तो दूर की बात थी कि कोई अपनी मर्जी से किसी सीक्रेट की हिफाजत करने के लिए 30 साल तक जेल में बंद रहे। मैं तुरंत पहले मिले पैकेज में से पीचवुड सॉर्ड निकालता हूँ और उनके सामने रख देता हूँ। ये पीचवुड सॉर्ड है, क्या आप इसे पहचानते हैं? क्या आप ही वो आदमी थे जिसने चेहरा छुपाकर इसे मेरे बेड के नीचे रखा था? ग्रेट अंकल लिन सॉर्ड की तरफ एक नजर डालते हैं और बिल्कुल शांत आवाज में बोलते हैं, तुम्हारे बेड के नीचे किसी ने कुछ रखा? ये तो बस एक तलवार है। पहले लोग पीचवुड से ऐसी तलवारें अक्सर बना लेते थे। ये सिर्फ एक डेकोरेटिव पीस है। मैं उनकी आंखों में देखकर कहता हूँ, ग्रैंडफादर ने बताया था कि आप वुड कार्विंग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब हम दोनों में से कोई भी इस जेल से बाहर नहीं जा सकता तो फिर मुझसे बातें छुपाने का क्या फायदा? ग्रेट अंकल लिन बेबस सी सांस छोड़ते हैं और मुंह फेर लेते हैं। कुछ पल बाद धीरे से बोलते हैं, मैंने इस जैसी चीज पहले भी देखी है। मेरा एक दोस्त था, वो भी एक कल्टीवेटर था। एक बार उसने मुझे इस सोर्ड जैसा ही एक पत्थर दिखाया था। उसका कहना था कि वो कल्टीवेशन के काम आता है। मैं तुरंत पूछता हूँ, आपका वो दोस्त आखिर था कौन? ग्रेट अंकल सर हिला देते हैं। सच कहूँ तो मैं कभी उसकी असली पहचान नहीं जान सका। बस इतना पता है कि वो बहुत ही पावरफुल था। एक बार जब जेल के बाहर कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, तब उसी ने मेरी जान बचाई थी। जाते वक्त उसने मुझसे कहा था कि अगर कभी मेरी मुलाकात लिन फैमिली के किसी मेंबर से हो तो उस तक एक मैसेज जरूर पहुंचाना। मैं बेचैन होकर पूछता हूँ, क्या मैसेज? ग्रेट अंकल लिन सीधा मेरी आंखों में देखकर बोलते हैं, लिन फैमिली का कोई भी मेंबर कभी जेल के अंदर नहीं मरना चाहिए। ये सुनते ही मैं बिल्कुल जम जाता हूँ। मुझे याद आता है कि लिन फैमिली कभी भी कोई बड़ी या फेमस फैमिली नहीं रही। जब तक मैं बड़ा नहीं हुआ था और ग्रैंडफादर ने माउंट कुंगलन की डीड मेरे हाथ में नहीं दी थी, तब तक मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी फैमिली ऑर्डिनरी लोगों से अलग है। उससे पहले तो मैंने माउंट कुंगलन का नाम तक नहीं सुना था। हम हमेशा एक नॉर्मल फैमिली की तरह ही जीते थे। मेरे पेरेंट्स रोज अलग अलग छोटे मोटे काम करके घर चलाते थे। हमारे पास ना पैसा था और ना ही कोई बड़ी जायदाद। हमारा घर बिल्कुल आम लोगों जैसा था। मैं हमेशा यही मानता था कि हमारे अंदर कुछ भी खास नहीं है। मैं धीरे से पूछता हूँ, उन्होंने और कुछ कहा था? ग्रेट अंकल सर हिलाकर बोलते हैं, बस इतना ही। उन्होंने कहा था, ये बात सुनते ही तुम समझ जाओगे। मैं चुप हो जाता हूँ। सच ये था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो मिस्टीरियस आदमी मुझसे कहीं ज्यादा जानता है। शायद मेरी फैमिली की डीड का असली सीक्रेट भी उसी के पास है। आज तक मैंने अपनी आंखों से माउंट कुंगलम देखा तक नहीं था, फिर भी उसी के लिए मुझे मौत की सजा तक मिल गई। ब्यूरो ऑफ डेस्टिनी, वो थंडर और लाइटनिंग कंट्रोल करने वाला पावरफुल एल्डर, ये सब लोग मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी सेलेस्टियल मास्टर के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या इन सब की जड़ सिर्फ माउंट कुंगलन ही है? मैं अपनी मुट्ठी में पीचवुड सॉर्ड को और कसकर पकड़ लेता हूँ और दिल ही दिल में कसम खा लेता हूँ, चाहे वो मिस्टीरियस आदमी कोई भी हो और उसके पास कितनी भी राज क्यों ना हो, एक दिन मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा और हर सवाल का जवाब लेकर रहूंगा। ग्रेट अंकल लिन अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और एक जेड का टुकड़ा निकालकर मेरे हाथ में रख देते हैं। इसे रख लो, ये डेमोनिक कल्टीवेटर की डेमोनिक एनर्जी को सप्रेस करने में तुम्हारी मदद करेगा। कल रेमंड लाओ जबरदस्ती तुम्हारी बेल करवा देगा और उसी दिन असली जंग शुरू होगी। ग्रेट अंकल लिन की बात बिल्कुल सच साबित होती है। रेमंड लाओ
लाओ का अगला मूव मेरी सोच से भी ज्यादा तेज होता है। अगली सुबह गैरी चाओ एक ऑफिशियल रेड सील लगे डॉक्यूमेंट के साथ मेरे पास आता है। वो धीमी आवाज में कहता है, नेथन, ये तुम्हारी बेल अप्रूवल है। रेमंड लाओ ने अपनी सारी कनेक्शंस यूज कर ली हैं। बाहर बहुत संभल कर रहना, बाहर की दुनिया इस जेल से कहीं ज्यादा डेंजरस है। मैं हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता हूँ। थैंक यू इतने दिनों तक मेरा ख्याल रखने के लिए, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गैरी चाओ की आंखों में मुझे सच्ची फिक्र और बिछड़ने का दुख साफ नजर आता है। मैं जेल के गेट से बाहर कदम रखता हूँ। बाहर रेमंड लाओ का हाउस होल्ड मैनेजर पहले से मेरा इंतजार कर रहा होता है। उसके आसपास कुछ आदमी खड़े होते हैं जिनके चेहरे ठंडे और डरावने लग रहे होते हैं। उनके शरीर से खून की तेज बदबू आ रही होती है। एक ही नजर में मैं उन्हें पहचान लेता हूँ। ये सब डेमोनिक कल्टीवेटर के आदमी थे। मिस्टर लिन, प्रेसिडेंट लाओ काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। इस तरफ आइए। मैं अपनी पॉकेट में हाथ डालकर ग्रेट अंकल लिन के दिए हुए ठंडे जेट को महसूस करता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार मेरे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस था। लगता था जैसे बचपन से देखा हुआ एक सपना आज पूरा होने वाला है। एक ऐसा सपना जिसके पूरा होने की मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आखिरकार अपनी आंखों से माउंट कुंगलन देखना। मैं दिल ही दिल में सोचता हूँ, रेमंड लाओ, अगर तुम माउंट कुंगलन पर ही सब कुछ खत्म करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ के हाथों मौत का असली मतलब क्या होता है। मैं काली सेडान में बैठ जाता हूँ। कार तेजी से माउंट कुंगलन की तरफ निकल पड़ती है। मुझे पता था कि ये सफर सिर्फ एक सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था। ये मेरी फैमिली के 100 साल पुराने सबसे बड़े राज का सच जानने का सफर था। काली सेडान पहाड़ी रास्तों पर दौड़ रही थी। हर गुजरते किलोमीटर के साथ बाहर का मंजर और भी सुनसान होता जा रहा था। मैं पिछली सीट पर आंखें बंद करके बैठा था और ग्रेट अंकल लिन के दिए हुए जेट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुआ था। अचानक ड्राइवर बिना वार्निंग के जोर से ब्रेक मार देता है। झटके से मेरा शरीर आगे की तरफ हिल जाता है। रोड के बीच में एक बड़ा पाइन ट्री पहले से काटकर गिराया गया था। साफ था कि किसी ने जानबूझकर हमारा रास्ता रोका था। उसी पल जंगल की तरफ से कौवों की तेज और अशुभ आवाजें गूंजने लगती हैं। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतरने लगती है। कुछ देर बाद कार लाओ एस्टेट पहुंचती है। पहाड़ के किनारे बना हुआ वो बहुत पुराना महल था। मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ, ये बुढ़ा भी कमाल है। इतनी सुनसान जगह पर घर बनाया है। जिस हालत में इसकी जिंदगी लटक रही है, जिस दिन ये सच में मरेगा उस दिन चाहे कितने भी पैसे दे दे, एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंच पाएगी। सिर्फ यहाँ तक आने में ही घंटों लग जाएंगे। मैं हॉल के बीचों बीच रेमंड लाओ बैठा हुआ होता है। उसके पास एक अजीब सा बिखरे हुए कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। उसका पूरा शरीर काले रोब में ढका हुआ था और सिर्फ उसकी खून जैसी लाल आंखें ही दिख रही थी। रेमंड लाओ मुस्कुरा कर बोलता है, नेथन लिन, आखिर तुम आ ही गए। ये है डेमोनिक कल्टीवेटर। तुम्हें बस इतना करना है कि माउंट कुंगलन की सील खोलने में इनकी मदद कर दो। मैं गारंटी देता हूँ कि उसके बाद तुम जिंदगी भर दौलत और शान में जियोगे। मैं उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता हूँ और सीधा उस डेमोनिक कल्टीवेटर की तरफ देखने लगता हूँ। मेरे दिमाग के अंदर ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ के पेजेस तेजी से पलटने लगते हैं। बुक बताती है कि इस डेमोनिक कल्टीवेटर ने अपनी डार्क आर्ट्स के लिए 100 से भी ज्यादा लोगों का खून किया है। उसके तरीके बेहद जालिम और बेरहम थे। वो अभी भी जिंदा था, फिर भी उसके पीछे 100 बदले की आग में जलती आत्माएं चिपकी हुई थी। मरने के बाद उसका क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। मैं शांत आवाज में बोलता हूँ, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है आखिर में वही सबसे ज्यादा खुद को बर्बाद करता है। ये आदमी अभी भी सिर्फ दूसरों की लिविंग सोल्स खाकर जिंदा है। मिस्टर लाओ, तुमने अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए ऐसे मॉन्स्टर को घर बुला लिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि काम खत्म होने से पहले ये तुम्हारी ही सोल खा जाएगा? रेमंड लाओ गुस्से से चिल्लाता है, बकवास बंद करो, मास्टर मेरी मदद करने आए हैं। तब डेमोनिक कल्टीवेटर अपनी खुरदुरी आवाज में बोलता है, लड़के, जिद करने से तुम्हारी जान नहीं बचेगी। आज रात ठीक आधी रात को माउंट कुंगलन का गेटवे खुलेगा और उस वक्त तुम्हारे पास सच बताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। रेमंड लाओ उस सो कॉल्ड मास्टर के सामने बिल्कुल अदब से झुककर खड़ा होता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि मुझे पीछे के कोर्ट यार्ड में बने एक स्टोन चेंबर में ले जाया जाए। मैं उस स्टोन चेंबर के अंदर बने पत्थर के बेड पर बैठ जाता हूँ। हवा में खून की इतनी तेज बदबू थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि डेमोनिक कल्टीवेटर कोई डार्क रिचुअल एरे तैयार कर रहा है और आज रात मुझे उस रिचुअल की सैक्रिफाइस बनाया जाने वाला है। स्टोन चेंबर का भारी दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया जाता है और उसके बाहर कई बॉडीगार्ड्स पहरा देने लगते हैं। मैं अपनी पॉकेट से काला जेड निकालता हूँ और उसे ध्यान से देखने लगता हूँ। चांदनी उस पर पड़ते ही उसकी सरफेस पर हल्की हल्की लाइंस उभरने लगती हैं। वो लाइंस मिलकर एक छोटे से मैप जैसी शेप बना देती हैं। मैं अपनी इनर एनर्जी का एक पतला सा फ्लो जेड के अंदर भेजने की कोशिश करता हूँ। अगले ही पल मेरे दिमाग के अंदर एक बेहद तेज गरज गूंज उठती है। ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ के जो लफ्ज पहले धुंधले थे वो एकदम साफ हो जाते हैं। उनके बीच एक सीक्रेट टेक्निक सामने आती है जो खास तौर पर डेमोनिक कल्टीवेटर्स का सामना करने के लिए बनी थी, हेवन एंड अर्थ टेक्निक। मैं बुक के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उसे अपनी हथेली में प्रैक्टिस करना शुरू कर देता हूँ। हर सांस के साथ एनर्जी के धागे मेरी पाम में जमा होने लगते हैं और मुझे दूर कहीं बिजली की हल्की सी गरज सुनाई देने लगती है। अभी ये पावर कमजोर थी, लेकिन मेरी पहले वाली सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ के मुकाबले में ये एक बहुत बड़ा लीप था। उसी वक्त स्टोन चेंबर का दरवाजा बाहर से खुल जाता है। डॉक्टर एरन चो चुपचाप अंदर घुसता है। उसके माथे पर पसीना था और आंखों में साफ डर दिख रहा था। वो घबरा कर बोलता है, मिस्टर लिन, आपको अभी यहाँ से निकलना होगा। मैंने डेमोनिक कल्टीवेटर को बात करते सुन लिया है। जैसे ही गेटवे खुलेगा वो आपको और मिस्टर लाओ दोनों को ब्लड पिल बना
देगा। मैं तुरंत पूछता हूँ, क्या रेमंड लाओ को इस बात का पता है? डॉक्टर चो कड़वी हंसी के साथ सिर हिला देता है। वो पागल अब सिर्फ इमॉर्टैलिटी के बारे में सोचता है, अब किसी की बात नहीं सुनेगा। मैं आराम से खड़ा होता हूँ और अपने कपड़ों की धूल झाड़ता हूँ। भाग जाऊं? अब नहीं। अगर आज डिवॉनिक कल्टीवेटर को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया तो मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। धीरे धीरे रात के 12 बज जाते हैं। रेमंड लाओ और डिमोनिक कल्टीवेटर अपने आदमियों के साथ मुझे पहाड़ के बीच बने एक क्लिफ तक ले जाते हैं। यहाँ की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मैं देखता हूँ कि पहाड़ के अंदर वाली गोल्डन क्रैक धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही है। उसके अंदर से एक बहुत पुरानी और भारी प्रेजेंस बाहर निकल रही थी। डिमोनिक कल्टीवेटर खुशी से बोल उठता है, आखिर ये वक्त आ ही गया। ये है लेजेंडरी कुनलुन ड्रैगन लेयर। इसके अंदर की ड्रैगन एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही मैं दिन के उजाले में इमॉर्टल बन जाऊंगा। वो अपने रोप के अंदर से हड्डी से बनी एक डैगर निकालता है और बुरी हंसी हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ता है। उसका इरादा मेरा खून उस गोल्डन क्रैक को सैक्रिफाइस के रूप में चढ़ाना था। मैं उसके टेढ़े मेढ़े चेहरे को देखता हूँ, लेकिन मुझे जरा सा भी डर महसूस नहीं होता। उल्टा मुझे उस पर थोड़ी सी तरस आती है। मैं शांत आवाज में बोलता हूँ, डिमोनिक कल्टीवेटर, क्या तुम सच में समझते हो कि ड्रैगन लेयर की एनर्जी कोई भी एब्जॉर्ब कर सकता है? ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ के हिसाब से तुम्हारी मौत तो आज से 3 महीने बाद लिखी हुई थी। किसने सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मरने के लिए इतने पैसे खर्च कर दोगे? वो गुस्से से दहाड़ता है, मौत सामने खड़ी है और फिर भी बकवास कर रहा है। इधर आ। वो मेरे गले की तरफ झपटता है। उसके लंबे काले नाखून एक गंदी खून की बदबू वाली हवा लेकर मेरी तरफ बढ़ते हैं। मैं बस अपना दायां हाथ ऊपर उठाता हूँ। मेरी पाम में पहले से जमा हेवन एंड अर्थ टेक्निक उसी पल फट पड़ती है। अंधेरे को चीर कर एक चमकदार सफेद रोशनी निकलती है और सीधा डिमोनिक कल्टीवेटर के हाथ से टकराती है। वो दर्द से जोर की चीख मारता है और पतंग की तरह हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। पीछे जाकर वो जोर से पत्थर की दीवार से टकराता है। उसके मुंह से काला खून निकलता है और वो जमीन पर गिरकर मुझे अविश्वास से घूरने लगता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को वो एक मामूली कीड़ा समझ रहा था वो उसे सच में चोट पहुंचा देगा। रेमंड लाओ भी वहीं खड़ा शौक में जम जाता है। उसका हाथ केन पकड़े हुए कांप रहा होता है। वो मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए हकलाकर पूछता है, तुम आखिर हो कौन? मैं सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, मैं इस पहाड़ का गार्डियन हूँ। इतना कहना ही था कि अचानक गोल्डन क्रैक जोर से कांप उठती है। उसकी पहले वाली शांत गोल्डन लाइट एक पल में ही जंगली और बेकाबू रोशनी में बदल जाती है। तेज आंधी चल पड़ती है और आसपास के पेड़ जोर जोर से झुकने लगते हैं। उसी पल मुझे महसूस होता है कि जमीन की गहराई में कोई बेहद शक्तिशाली चीज धीरे धीरे जाग रही है। मेरे दिमाग के अंदर मौजूद ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ अचानक पागलों की तरह धड़कने लगती है, जैसे मुझे किसी बड़े खतरे की वार्निंग दे रही हो। ये बुरा हुआ, ड्रैगन एनर्जी बाहर निकल रही है, ये पूरा पहाड़ गिरने वाला है। अचानक उस गोल्डन क्रैक के अंदर से पूरी तरह सुनहरी रोशनी से बनी एक बहुत बड़ी हाथ बाहर निकलती है। वो इतना बड़ा था कि एक चक्की के पत्थर जितना लग रहा था। बिना किसी वार्निंग के वो पास खड़े लाल रोब पहने एक डिसाइपल को पकड़ लेता है। बेचारा चीखने का मौका भी नहीं पाता और अगले ही पल राख बनकर हवा में बिखर जाता है। ये देखते ही रेमंड लाओ डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। उसी वक्त मुझे महसूस होता है कि कोई इनविजिबल फोर्स मेरे शरीर को भी क्रैक की तरफ खींच रही है। डैम इट, ये पावर मेरी लिविंग सोल को ही शरीर से बाहर खींचना चाहती है। मैं पूरी ताकत से अपने पैर जमीन में गाड़ देता हूँ और उस फोर्स का विरोध करता हूँ, लेकिन क्रैक की तरफ से आने वाली खींच हर सेकंड और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। क्रैक की गहराई में मुझे धीरे धीरे एक जोड़ी सुनहरी आंखें खुलती हुई दिखाई देती हैं। वो आंखें मुझे बिल्कुल ठंडी और बेपरवाह नजरों से देख रही थी। उस एक पल में मुझे लगा जैसे मेरे सामने कोई डिवाइन एग्जिस्टेंस खड़ी हो और मैं उसके सामने सिर्फ रेत का एक जर्रा हूँ। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो सुनहरी हाथ मुझे पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ता। उसी वक्त मेरी मुट्ठी में पकड़ा हुआ जेड का टुकड़ा कांपने लगता है। अगले ही पल वो खींच अचानक गायब हो जाती है। क्रैक के अंदर की सुनहरी रोशनी भी तेजी से सिमटने लगती है और कुछ ही पल में वापस एक पतली सी दरार बनकर रह जाती है। हमारे आसपास फैली हुई वो भयानक प्रेजेंस भी उसके साथ ही गायब हो जाती है। बस ठंडी हवा में हिलते पेड़ों की आवाज रह जाती है। मैं वहीं खड़ा था। मेरी पीठ ठंडे पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। जो अभी हुआ था वो हकीकत से ज्यादा किसी अजीब इल्यूजन जैसा लग रहा था। थोड़ी दूर डिमोनिक कल्टीवेटर जमीन पर पड़ा अपना जला हुआ काला हाथ पकड़े कांप रहा था। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर था। वो हकलाते हुए बोलता है, वो ड्रैगन एनर्जी नहीं थी, वो तो डीमन सप्रेसिंग अरे था। लिन फैमिली, तुम लोग इतने सालों से इसी चीज की रखवाली कर रहे थे। मैं रेमंड लाओ की तरफ देखकर शांत आवाज में कहता हूँ, मिस्टर लाओ, लगता है जिस मास्टर को तुमने हायर किया था उसे खुद नहीं पता था कि इस पहाड़ के अंदर असल में क्या छुपा है। रेमंड लाओ कीचड़ में बैठा हुआ अपनी केन को एक तरफ गिरा देता है। उसकी आंखों में जो पहले पागलपन था वो धीरे धीरे टूटकर सिर्फ निराशा में बदल जाता है। इतनी सारी प्लानिंग, इतने सारे मर्डर्स, इतनी सारी साजिशों के बाद आखिर में उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। मैं धीरे से बोलता हूँ, मिस्टर लाओ, किस्मत इंसान को उतना ही देती है जितना उसके नसीब में लिखा होता है, उससे ज्यादा कभी नहीं। रेमंड लाओ पागलपन भरी आवाज में चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, मैंने खुद एंशिएंट टेक्स्ट्स पढ़े हैं। इस पहाड़ में जरूर कोई ऐसी चीज है जो मेरी लाइफ बढ़ा सकती है। नेथन लिन, तुम्हें उस जगह का पता है ना? उसके आदमी मुझे वापस पुराने एस्टेट में ले आते हैं।
हैं, लेकिन इस बार उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि मेरे हाथों में दोबारा हैंडकफ्स लगा सकें। डिमोनिक कल्टीवेटर को उसके जख्मों का इलाज करवाने के लिए ले जाया जाता है। पूरा एस्टेट बिल्कुल बेजान लग रहा था। मैं रेमंड लाओ के डेस्क के पीछे बैठकर उसके सालों की रिसर्च देखने लगता हूँ। माउंट कुन के बारे में उसने बहुत कुछ इकट्ठा किया था। उनमें से कई बातें तो मेरे ग्रैंडफादर ने भी मुझे कभी नहीं बताई थी। रेमंड लाओ धीमी और थकी हुई आवाज में बोलता है, नेथन लिन, तुम जीत गए। डिमोनिक कल्टीवेटर खत्म हो चुका है और मेरी जिंदगी में भी बस कुछ ही दिन बचे हैं। जो चाहो मांग लो, कितनी भी कीमत हो, बस मुझे उस डीड का असली सीक्रेट बता दो। कॉरिडोर के दूसरे किनारे डॉक्टर एरन चाओ चुपचाप अपना मेडिकल बैग ये मेरा इंतजार कर रहा होता है। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि उसने पूरी रात आंख तक नहीं बंद की। वो रेमंड लाओ से भी ज्यादा बेहाल दिख रहा था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचता हूँ, वो जल्दी से मुझे अंधेरे कोने में खींच लेता है। घबराकर धीमी आवाज में बोलता है, मिस्टर लिन, रेमंड लाओ पूरी तरह पागल हो चुका है। अभी अभी उसने ऑर्डर दिया है कि उस पुराने सूखे कुएं को भर दिया जाए और इस मामले के बारे में जानने वाले हर इंसान को खत्म कर दिया जाए। मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ। ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ पहले ही दिखा चुकी थी कि उसकी फेट बदलना शुरू हो गई है। अगर वो रेमंड लाओ के साथ रहा तो उसकी मौत पक्की थी, लेकिन अगर उसने मेरी साइड चुनी तो उसके बचने की अब भी एक उम्मीद बाकी थी। मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? वो बिना झिझक जवाब देता है, हाँ, बस किसी तरह मुझे इस जगह से निकलने दो। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं धीमी आवाज में कहता हूँ, तो जाओ और रेमंड लाओ के मेडिकल रिकॉर्ड्स बदल दो। उसे बताओ कि उसकी कंडीशन अब बिल्कुल होपलेस हो चुकी है और उसके बचने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, माउंट कुम्बलिन के नीचे वाले पुराने जंगल में जाकर सिक्लूडेड मेडिटेशन करना। डॉक्टर चो एक पल के लिए हैरान रह जाता है, फिर तुरंत मेरी प्लानिंग समझ जाता है। मेरा इरादा रेमंड लाओ को उस जगह तक खींचकर ले जाना था जहां इस पूरे मामले का हमेशा के लिए अंत हो सके। रेमंड लाओ जैसा आदमी हद से ज्यादा जिद्दी था। सिर्फ एक उम्मीद ही उसे खुशी खुशी उस जाल में चलने पर मजबूर कर सकती थी जो मैंने उसके लिए बिछाया था। डॉक्टर चो के जाने के बाद मुझे गेस्ट रूम के मैट्रेस की सिलाई के अंदर एक पुराना पीला पड़ा कागज मिलता है। उस पर लिखी हैंडराइटिंग ग्रेट अंकल लिन की होती है। उस नोट पर सिर्फ 2 लाइंस लिखी होती हैं, लिन फैमिली के डिसेंडेंट। ये पढ़ते ही तुरंत वापस लौट जाना। माउंटेन गेट खुल चुका है, पीछे मुड़कर मत देखना। मैं उस नोट को जोर से पकड़ लेता हूँ। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। ग्रेट अंकल लिन तो अभी भी जेल में होने चाहिए, तो फिर उन्होंने ये नोट यहाँ कब छुपाया? क्या लाओ एस्टेट के अंदर उनका कोई आदमी पहले से मौजूद है? मैं तुरंत ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ खोलता हूँ और ग्रेट अंकल लिन के बारे में कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पेजेस पर पहले की तरह गहरी धुंध छाई रहती है। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, या तो ग्रेट अंकल लिन की असली स्ट्रेंथ मेरी करंट लेवल से बहुत ऊपर है, या फिर उनके पास भी कोई ऐसा ट्रेजर है जो ब्रॉन्ज बुक की नजर से उन्हें छुपा सकता है। मैं धीरे से सोचता हूँ, ग्रेट अंकल लिन, आखिर आप प्लान क्या कर रहे हैं? मैं खिड़की के पास जाकर दूर धुंध में लिपटे माउंट कुंगलन को देखता हूँ। रेमंड लाओ अपने आदमियों को तैयारी करने का ऑर्डर दे चुका होता है। उसे पूरा यकीन हो गया था कि डॉक्टर चो की बात सच है और पहाड़ के अंदर कोई ऐसी सीक्रेट जगह है जो उसकी जिंदगी बढ़ा सकती है। मैं अपनी पॉकेट में रखे जेट को छूता हूँ। अब वो दोबारा ठंडा हो चुका था और उसमें पहले जैसी रोशनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे उसके और दूर खड़े पहाड़ के बीच एक हल्की सी कनेक्शन महसूस हो रही थी। दोपहर के ठीक 3 बजे रेमंड लाओ अपनी बीमारी को जबरदस्ती सहकर कुछ ट्रस्टेड बॉडीगार्ड्स के साथ मुझे लेकर दोबारा माउंट कुंगलन के नीचे पहुंचता है। इस बार डिमोनिक कल्टीवेटर साथ नहीं होता। सुना था वो रात ही रात भाग गया। रेमंड लाओ की हालत देखकर लग रहा था कि वो कभी भी गिर सकता है। वो मुश्किल से बोलता है, नेथन लिन, अगर तुम मुझे उस जगह तक ले गए तो मैं डीड तुम्हें वापस दे दूंगा और खुद पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दूंगा। मैं तुम्हारा नाम पूरी तरह साफ करवा दूंगा। मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम अपनी बात से मुकरोगे नहीं। फिलहाल मेरे पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। हम सब पैदल पहाड़ के अंदर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। रास्ता बहुत मुश्किल था। हर तरफ घुटनों तक उगी जंगली घास और कांटों से भरी झाड़ियां फैली हुई थी। रेमंड लाओ के बॉडीगार्ड्स आगे आगे रास्ता साफ कर रहे थे और मैं ग्रुप के बीच में चलता हुआ आसपास की हर चीज पर नजर रखे हुए था। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, आसपास का माहौल अजीब होता गया। अभी दोपहर ही थी, लेकिन जंगल के अंदर से घनी सफेद धुंध उठने लगी। कुछ ही पल में विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह गई। जंगल में हमेशा सुनाई देने वाली पंछियों की आवाज पूरी तरह गायब हो गई। चारों तरफ ऐसी खामोशी छा गई कि मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। मैं तुरंत रुक गया। कुछ गड़बड़ है। इस धुंध के अंदर कुछ छिपा हुआ है। मैं आंखें बंद करके आसपास की एनर्जी को महसूस करने लगता हूँ। मेरे दिमाग के अंदर ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ हल्की सी कांपने लगती है और उसके पेजेस पर धीरे धीरे सुनहरे लफ्ज उभरते हैं। इल्यूजन गेट। जो इसके अंदर प्रवेश करेगा उसके पास पछताने का कोई मौका नहीं होगा। मैं तुरंत आंखें खोल देता हूँ, लेकिन मेरे सामने का सीन देखकर मेरी सांसें एक पल के लिए रुक जाती हैं। आगे चल रहे बॉडीगार्ड्स, रेमंड लाओ, सब के सब गायब हो चुके थे। घनी सफेद धुंध के बीच मैं बिल्कुल अकेला खड़ा था। धुंध इतनी घनी थी कि अपना हाथ आगे बढ़ाने पर अपनी उंगलियां तक मुश्किल से दिख रही थी। चारों तरफ इतनी खामोशी थी कि लग रहा था हवा ने भी चलना बंद कर दिया हो। मैं बिल्कुल हिलता नहीं। मेरे दिमाग के अंदर मौजूद ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ धीरे धीरे गर्म होने लगती है। ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ के पेजेस पर अचानक एक बहुत ही सिंपल लाइन डायग्राम उभर आता है। धुंध के बीच से निकलने वाला एक सर्वाइवल पाथ उस पर साफ बना हुआ था। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। अपनी नजरों पर भरोसा करने के बजाय मैं सिर्फ उस मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता हूँ जो मेरे दिमाग में छप चुका था। मेरे पैरों के नीचे सूखी हुई टेढ़ी मेढ़ी डालियां और सड़ी हुई पत्तियां क्रैक क्रैक की आवाज करती रहती हैं। जंगल की पूरी खामोशी में वो आवाज और भी ज्यादा अजीब लग रही थी। मुझे
मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये धुंध नेचुरल नहीं है, इसके अंदर सल्फर की हल्की सी स्मेल मिली हुई थी। मैं झुककर पास के एक पेड़ के ट्रंक को हाथ से छूता हूँ। उसकी छाल पर कुछ अजीब सिंबल्स नए नए तराशे हुए दिखते हैं। साफ था कि किसी ने उन्हें जानबूझकर बनाया था। मैं उन सिंबल्स की डायरेक्शन फॉलो करता हूँ। लगभग 50 मीटर चलने के बाद अचानक घनी धुंध के अंदर से एक डरावनी चीख गूंज उठती है। कौन है? दूर रहो। ये रेमंड लाओ की आवाज थी। मैं तुरंत तेज कदम बढ़ाता हूँ और देखता हूँ कि वो एक गहरे गड्ढे के किनारे गिरा पड़ा है। उसकी केन बीच से टूट चुकी थी और उसके दोनों बॉडीगार्ड्स का कहीं नामो निशान नहीं था। वो बिल्कुल अकेला धुंध के अंदर भटक रहा था। मैं पूछता हूँ, मिस्टर लाओ, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स कहाँ गए? जैसे ही रेमंड लाओ मुझे देखता है, उसके लिए मैं किसी लाइफलाइन से कम नहीं लगता। वो घुटनों के बल मेरी तरफ खिसकते हुए आता है। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी और चेहरा ठंडे पसीने से भीग चुका था। इस अजीब जंगल ने उसका सारा घमंड तोड़ दिया था। मैं उसे गड्ढे के किनारे से पीछे खींच लेता हूँ। वो हाफते हुए मेरे पीछे धुंध की तरफ उंगली दिखाता है और टूटी हुई आवाज में बोलता है, मेरे दोनों बॉडीगार्ड्स मेरे साथ ही चल रहे थे, फिर अचानक किसी चीज ने उन्हें सीधा जमीन के अंदर खींच लिया। एक पल में गायब हो गए। ये जगह हॉन्टेड है, हमें तुरंत वापस चलना चाहिए। अब मुझे डीड भी नहीं चाहिए, बस किसी तरह जिंदा बाहर निकलना है। मैं शांत रहकर सिर हिला देता हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है। ये फॉरेस्ट एरिया एक्टिवेट हो चुका है। जब तक इसका एग्जिट नहीं मिलता, हम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मैं ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ खोलता हूँ और उन दोनों बॉडीगार्ड्स के नाम ढूंढता हूँ। बुक बताती है कि वो अभी मरे नहीं हैं। उनकी लाइफ साइंस अभी भी मौजूद है, लेकिन वो 3 मीटर जमीन के नीचे हैं। मैं उस जगह तक जाता हूँ जहाँ वो गायब हुए थे और जमीन पर पड़ी पत्तियों को पैर से हटाता हूँ। पत्तियों के नीचे एक पतला सा लकड़ी का पैनल छुपा हुआ था और उसके नीचे एक खोखला पिट बना हुआ था। मैं रेमंड लाओ की तरफ देखकर कहता हूँ, ये किसी भूत या स्पिरिट का काम नहीं है, ये बहुत ही केयरफुली बनाया गया ट्रैप है। मिस्टर लाओ, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स बस इस हिडन पिट में गिर गए हैं। लगता है इस पहाड़ पर सिर्फ हम ही नहीं है। उसी वक्त धुंध के अंदर से कहीं से हल्की हल्की कदमों की आवाज सुनाई देती है। मैं अपनी पॉकेट में रखे जेड को छूता हूँ। मुझे यकीन हो चुका था कि सबके पीछे जो असली इंसान है वो अब सामने आने वाला है। मैं रेमंड लाओ को साथ लेकर उन फुटस्टेप्स की डायरेक्शन में चलने लगता हूँ। कुछ देर बाद हमें पहाड़ के किनारे बना हुआ एक छोटा सा स्टोन हट दिखाई देता है। उसकी छत सूखे हुए घास से बनी थी और दरवाजे के पास सुखाई हुई जड़ी बूटियां लटक रही थी। यही सल्फर की स्मेल सबसे ज्यादा तेज थी। मैं धीरे से दरवाजा खोलता हूँ। अंदर एक बहुत ही दुबला और बूढ़ा आदमी पीठ करके बैठा हुआ था। वो एक छोटी सी भट्टी में कुछ पका रहा था। भट्टी के अंदर हरी आग जल रही थी और बाहर फैली हुई सारी धुंध जैसे उसी भट्टी से निकल रही थी। बिना पीछे देखे वो शांत आवाज में बोलता है, लिन फैमिली का लड़का मेरी उम्मीद से थोड़ा देर से पहुंचा। मैं उस बूढ़े की पीठ को घूरता हूँ। उसी वक्त ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में एक लाइन उभरकर सामने आती है, लिन फैमिली टूम गार्डियन जेरल्ड लिन। मेरे पैर वहीं जम जाते हैं। मुझे अचानक बचपन की एक बात याद आती है। ग्रैंडफादर ने कभी इस नाम का जिक्र किया था। लिन फैमिली के एक बहुत दूर के ग्रेट अंकल जो कई साल पहले अचानक गायब हो गए थे। जेरल्ड लिन रेमंड लाओ की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं समझता। उसकी नजर सीधा मेरे हाथ में पकड़े जेड पर टिक जाती है। वो धीरे से बोलता है, लाओ फैमिली के एक आदमी को इतनी दूर यहाँ तक ले आए नेथन लिन, तुम्हारी हिम्मत तो काफी बड़ी है। रेमंड लाओ मेरे पीछे छिप जाता है। उसके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकल रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लिन फैमिली का कोई मेंबर इतने सालों से सुनसान जंगल में छुप कर रह रहा होगा। जेरल्ड लिन अपनी मुट्ठी भर जड़ी बूटियां उठाकर भट्टी में डाल देता है। अगले ही पल बाहर की धुंध और भी ज्यादा घनी हो जाती है। जेरल्ड लिन हमें बताते हैं कि जिस सेक्रेट प्लेस को रेमंड लाओ इतने सालों से अपनी जिंदगी बढ़ाने की जगह समझकर ढूंढ रहा था, वो असल में लिन फैमिली की कई जनरेशंस के एंसेस्टर्स की शेयर्ड बरियल ग्राउंड है। उसके अंदर कोई इमोर्टैलिटी देने वाला एलिक्सिर नहीं छुपा, बल्कि लिन फैमिली ने सौयों सालों से जो कार्मिक बर्डन उठाया है वही सील किया गया है। जेरल्ड लिन ठंडी नजर से रेमंड लाओ को देखते हुए बोलता है, रेमंड लाओ, तुम्हारे हाथ इतने खून से रंगे हुए हैं कि अगर तुम उस जगह के अंदर एक सेकंड भी गए तो जिंदा बाहर नहीं आ पाओगे। रेमंड लाओ जोर से सर हिला देता है। मैं ये बात नहीं मानता। डॉक्टर चाओ ने खुद कहा था कि मुझे सिर्फ ड्रैगन लेयर तक पहुंचना है। जेरल्ड लिन बिल्कुल शांत आवाज में जवाब देता है, डॉक्टर चाओ मेरे लिए काम करता है, उसने तुमसे झूठ बोला था। ये सुनते ही रेमंड लाओ की आंखें फट जाती हैं। गुस्से और शौक से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बस मेरी तरफ उंगली दिखाकर घूरता रह गया। मैं उसे इग्नोर करके अपने इस दूर के ग्रेट अंकल की तरफ मुड़ता हूँ। मेरे दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। एक ग्रेट अंकल जेल के अंदर बंद हैं और 2 इतने सालों से इस जंगल में रहते हैं। आखिर ये सब लोग किस चीज की रखवाली कर रहे हैं? जेरल्ड लिन मेरी तरफ देखकर बोलते हैं, नेथन लिन, अब जब तुम्हारे पास की आ चुकी है तो उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें उठानी होगी। आज रात ठीक आधी रात को वुडन डोर दोबारा खुलेगा। तुम्हें उसके अंदर जाकर वो चीज लानी होगी जो वहाँ रखी है। मैं तुरंत पूछता हूँ, वहाँ क्या है? जेरल्ड लिन धीरे से जवाब देते हैं, एक ऐसी चीज जो तुम्हें ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ का असली सच समझा देगी। मैं अपने दिमाग के अंदर मौजूद उस एंशिएंट बुक को महसूस करता हूँ, जैसे वो भी किसी चीज को पहचान कर पहले से ज्यादा जोर से कांपने लगी हो। मुझे तुरंत समझ आ गया कि आज रात जो मेरा इंतजार कर रहा है वो डेमोनिक कल्टीवेटर और रेमंड लाओ दोनों से 100 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जेरल्ड लिन हमें स्टोन हट के पीछे बने एक क्लिफ तक ले जाते हैं। वो अपनी उंगली काटकर उसका खून ब्लैक जेड पर एक अजीब सिंबल की शेप
शेप में बना देते हैं। इस बार जेट चमकता नहीं, बल्कि उसमें से लोहे के टकराने जैसी एक भारी क्लैंग की आवाज निकलती है। अगले ही पल पहाड़ की दीवार दोनों तरफ से धीरे धीरे खुलने लगती है और उसके अंदर एक बिल्कुल अंधेरा पैसेज नजर आता है। अंदर से आने वाली ठंडी हवा इतनी तेज थी कि रेमंड लाओ का पूरा शरीर सिकुड़ गया। जेरेड लिन सीधा मुझे देखकर बोलते हैं, अंदर जाओ, ये रास्ता सिर्फ लिन फैमिली के खून वाले ही चल सकते हैं। रेमंड लाओ, तुम बाहर ही रहोगे। अगर तुमने एक कदम भी अंदर रखा तो खुद देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। मैं गहरी सांस लेता हूँ और उस अंधेरे पैसेज के अंदर कदम रख देता हूँ। मेरे पीछे स्टोन डोर धीरे धीरे बंद होने लगता है। चांद की आखिरी रोशनी भी पूरी तरह गायब हो जाती है। मैं फ्लैशलाइट ऑन करता हूँ। उसकी रोशनी अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ती है। दोनों तरफ की पत्थर की दीवारों पर अनेक नाम घने तरीके से लिखे हुए थे। मैं ध्यान से देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि ये सब लिन फैमिली के एंसेस्टर्स के नाम हैं। लेकिन पैसेज के बिल्कुल आखिर में जो चीज मेरी नजर में आती है, उससे मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ जाती है। वहाँ एक नाम लिखा था, नेथन लिन। मेरा अपना नाम। मैं वहीं जम जाता हूँ। मेरा नाम 100 साल पहले बनी इस दीवार पर कैसे लिखा हो सकता है? मेरी हार्ट बीट अचानक बहुत तेज हो जाती है। उसी वक्त मेरे दिमाग के अंदर ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ अपने आप खुल जाती है। इस बार वो किसी और की फेट नहीं दिखाती। एक खाली पेज धीरे धीरे भरना शुरू होता है और उस पर मेरी अपनी पास्ट लिखी जाने लगती है। मैं धीरे धीरे और अंदर बढ़ता हूँ। फ्लैशलाइट की रोशनी आगे जाकर एक बहुत बड़ा ब्रॉन्ज कॉफिन दिखाती है। उसका ढक्कन आधा खुला हुआ था और उसके अंदर जैसे कोई चीज रखी हुई थी। मैं दीवार पर लिखे नेथन लिन नाम को लगातार 5 मिनट तक घूरता रहता हूँ। उसकी लिखावट बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन हर स्ट्रोक, हर कर्व और हर लिखने का अंदाज मेरी अपनी हैंडराइटिंग से लगभग बिल्कुल मिलता था। हिम्मत जोड़कर मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ और स्टोन वॉल को छूता हूँ। वो बिल्कुल ठंडी थी। उसमें पहली नजर में कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग के अंदर ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ अचानक बहुत तेजी से अपने पेजेस पलटने लगती है। आखिर में जाकर वो अपने सबसे आखिरी पेज पर रुक जाती है। जो पेज पहले बिल्कुल खाली था, उस पर धीरे धीरे मेरी जेल में आने के बाद से लेकर अब तक की हर एक बात लिखनी शुरू हो जाती है। इस वक्त का ये सीन भी, जब मैं इस दीवार के सामने खड़ा हूँ, जैसे मेरी जिंदगी का हर एक कदम पहले से ही इस बुक में रिकॉर्ड था। मैं धीरे से मुड़कर उस आधे खुले ब्रॉन्ज कॉफिन की तरफ देखता हूँ। फ्लैशलाइट की रोशनी उसके अंदर पड़ती है, लेकिन उसमें ना कोई लाश थी, ना कोई मॉन्स्टर और ना ही सोना चांदी का खजाना। अंदर सिर्फ एक ब्लू ग्रीन रोब बड़े ध्यान से फोल्ड करके रखी हुई थी, एक पुरानी सी रस्टेड लॉन्ग स्वॉर्ड और उस रोब के ऊपर एक पतली सी नोटबुक रखी थी। नोटबुक के कवर पर लिखा था, द माउंटेन गार्डियंस नोट्स। मैं उसे उठाता हूँ और खोलकर पढ़ना शुरू करता हूँ। उसके अंदर लिन फैमिली के हर जनरेशन के टूम गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई थी। उसी पल मुझे सब समझ आ जाता है। दीवार पर लिखा हुआ नेथन लिन सिर्फ मेरा नाम नहीं था, ये एक टाइटल था जो हर जनरेशन के एयर को दिया जाता था। दीवार पर लिखा ये नाम एक साथ उम्मीद भी था और एक कभी न टूटने वाली जिम्मेदारी की जंजीर भी। मैं आखिरकार समझ गया था, ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ कभी भी दूसरों पर लाज करने का टूल नहीं थी। इसका असली मकसद था गलत को ठीक करना। जब ग्रैंडफादर ने मुझे उस डीड की हिफाजत करने को कहा था, तो वो पैसों या जायदाद के लिए नहीं था, वो इस जिंदा जमीर को बचाने के लिए था। मेरे शरीर में दौड़ती हुई एनर्जी धीरे धीरे शांत होने लगती है, पहले की तरह बेकाबू नहीं रहती। मैं नोटबुक को अपने हाथ में पकड़ता हूँ और मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आता है। मुझे इमॉर्टैलिटी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी बेकसूरी वापस चाहिए, जो शुरू से मेरी थी। मैं नोटबुक को संभाल कर अपनी रोब के अंदर रख लेता हूँ और कॉफिन के सामने 3 बार झुककर प्रणाम करता हूँ। ये जगह अंधेरी और ठंडी जरूर थी, लेकिन जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी सिक्योरिटी महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे सारे एंसेस्टर्स मुझे देख रहे हैं, मेरे गवाह बनकर खड़े हैं। मैं मुड़कर बाहर की तरफ चल पड़ता हूँ। इस बार मेरे कदम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। बाहर मेरा जो भी इंतजार कर रहा है, मैं उसका सामना करूंगा और जो कुछ भी मुझसे छीना गया है उसे अपने हाथों से वापस लूंगा। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला होता हूँ, पीछे से भारी कदमों की आवाज गूंजती है। मैं मुड़कर देखता हूँ, रेमंड लाओ जेरेल लिन भी वार्निंग को नजरअंदाज करके जबरदस्ती पैसेज के अंदर आ चुका था। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके हाथ में उसी के बॉडीगार्ड से छीना हुआ स्टन बैटन था। वो पागलों की तरह मुझे घूरते हुए चिल्लाता है, नेथन लिन, मुझे पता था तुम्हें यहाँ कोई कीमती चीज मिली है। वो नोटबुक तुरंत मुझे दे दो। मेरी जिंदगी उसी पर टिकी हुई है। अगर वो मेरे हाथ लग गई तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मैं उसकी आंखों में देखकर समझ जाता हूँ, वो अपना होश पूरी तरह खो चुका था। जेरेल लिन बस धीरे से सर हिला देते हैं और उस एक इशारे से ही मुझे समझ आ जाता है कि अब क्या करना है। मेरे दिमाग के अंदर ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ दोबारा सामने आ जाती है। इस बुक में सिर्फ हर इंसान का पास्ट ही नहीं था, इसके अंदर अनेक पुराने टेक्स्ट और सिंबल्स भी थे जिन्हें मैं कभी पढ़ नहीं पाया था। मैं उनमें से एक भी कैरेक्टर नहीं पहचानता था, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें ध्यान से देखता, उनका मतलब अपने आप मेरे दिमाग में उभर आता था, जैसे बुक खुद ही उनका ट्रांसलेशन कर रही हो। शायद ये इस बुक की एक नेचुरल एबिलिटी थी। आज रात मैंने इसे टेस्ट करने का फैसला किया। मैं पहले की तरह आंखें बंद करता हूँ और दिल ही दिल में रेमंड लाओ का नाम और उसकी बर्थ डिटेल्स दोहराता हूँ। कुछ पल बाद ब्रॉन्ज बुक धीरे धीरे अपने पेजेस पलटना शुरू करती है, फिर एक खास पेज पर रुक जाती है। उस पेज पर धीरे धीरे सुनहरे लफ्ज उभरने लगते हैं। मैं उन्हें ध्यान से पढ़ने लगता हूँ। अगले ही पल मेरी आंखें एक झटके से खुल जाती हैं। मेरे शरीर में अचानक एक ठंडी सी सरसराहट दौड़ जाती है। पहले रेमंड लाओ
लाओ के पास अभी भी लगभग 3 महीने की नेचुरल लाइफ स्पैन बची हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में चाहे डेमोनिक कल्टीवेटर की वजह से या उसके खुद के बुरे कर्मों की वजह से कोई अशुद्ध चीज उससे चिपक चुकी थी। अगर 7 दिन के अंदर उसकी सोल को वापस रेस्टोर नहीं किया गया तो उसकी मौत अब बिल्कुल पक्की थी। इस वक्त उसके पास मुश्किल से 1 दिन बचा था, शायद उससे भी कम, बस कुछ घंटे। मैं आगे पढ़ना जारी रखता हूँ। ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ उस भटकती हुई स्पिरिट का ओरिजिन भी रिकॉर्ड करती है। वो असल में एक बेघर आदमी था जो लगभग 30 साल पहले उस ग्रेवयार्ड के पास मर गया था। उसकी लाश को लेने कोई नहीं आया, इसलिए उसकी स्पिरिट वहीं फंसी रह गई और धीरे धीरे एक लोनली वॉन्डरिंग घोस्ट बन गई। इतने सालों तक वो वहीं आसपास भटकता रहा, कभी कभी रास्ते से गुजरते लोगों को डरा देता था, लेकिन उसने कभी किसी को सच में नुकसान नहीं पहुंचाया। इस बार जब रेमंड लाओ अपनी दादी की ग्रेव पर श्रद्धांजलि देने गया था, तब उसकी वाइटल एनर्जी इतनी कमजोर थी कि उस वॉन्डरिंग स्पिरिट ने मौका देखकर उसकी सोल का एक हिस्सा निगल लिया। रेमंड लाओ गुस्से से चिल्लाता है, तुम दोनों वहां खड़े क्या रहे हो? वो नोटबुक अभी के अभी मुझे दे दो, वरना तुम दोनों यहीं मरोगे। मैं और जेरल्डिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के चेहरे पर गहरी परेशानी थी। बाहर की दुनिया में होता तो इस प्रॉब्लम का सलूशन किसी पावरफुल डाओइस्ट प्रीस्ट से सोल समनिंग रिचुअल करवाना होता, लेकिन रेमंड लाओ की करंट कंडीशन में उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था और उसे अभी मार देना सिर्फ हमारे ही हाथ खून से रंगेगा। उसी वक्त मेरी नजर ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में रेमंड लाओ की इन्फॉर्मेशन के पास लिखी एक बहुत ही हल्की सी लाइन पर पड़ती है। उसका रंग बाकी टेक्स्ट से काफी फीका था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपा दिया हो। मैं पूरी तवज्जो उस लाइन पर लगा देता हूँ। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे साफ होने लगती है। इस आदमी की फेट में एक अनयूजुअल पैटर्न है। इसका माउंट कुनलैंड की ड्रैगन वेन से एक बहुत ही कमजोर लेकिन असली कनेक्शन है, चाहे उसकी फेट कितनी भी अनयूजुअल क्यों ना हो। ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में जो लिखा जा चुका है उससे कोई नहीं बच सकता। जरूरत पड़ने पर डीमन को भी सही वक्त देखकर खत्म करना ही पड़ता है। जेरल्डिन बिना कुछ कहे रेमंड लाओ की गर्दन के पिछले हिस्से पर जोर से वार करते हैं। रेमंड लाओ तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। बाद में मैं जेरल्डिन और दूसरे लोगों को धीमी आवाज में आपस में बात करते सुनता हूँ। मैं उन्हें कुछ समझाना जरूरी नहीं समझता, जो समझना है वो खुद ही समझ लेंगे। महीने की 15वीं रात में गहरी कल्टीवेशन में बैठा होता हूँ कि अचानक मुझे एक बिल्कुल अनजानी प्रेजेंस महसूस होती है, बहुत हल्की, मुश्किल से महसूस होने वाली, लेकिन बिल्कुल असली। वो धीरे धीरे मेरे सेल की तरफ बढ़ रही थी। मैं तुरंत आंखें खोलता हूँ और सीधा सेल के दरवाजे की तरफ देखने लगता हूँ। कुछ ही पल बाद कॉरिडोर में हल्की हल्की कदमों की आवाज गूंजती है और आकर मेरे दरवाजे के बाहर रुक जाती है। बाहर से एक आवाज आती है, वापस अंदर चले जाओ, बस उस ब्रॉन्ज बुक को हमेशा सुरक्षित रखना। ना वो और ना ही लाओ फैमिली का कोई और आदमी दोबारा तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करेगा। जेरल्डिन बस हल्की सी मुस्कुरान देते हैं और उसके बाद एक लफ्ज भी नहीं बोलते। उस दिन के बाद मैं लाओ फैमिली के मामले से पूरी तरह अलग हो जाता हूँ। मुझे दोबारा उसी पुरानी जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। इतनी सारी घटनाओं के बाद जेल के अंदर मेरी पोजीशन बिल्कुल हिलाई नहीं जा सकती थी। अब कोई भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता, कोई मुझे परेशान करने की कोशिश भी नहीं करता। हत्ता कि वार्डन भी जब कभी मेरा सामना होता तो सीधा रास्ता बदल लेता। लेकिन मुझे पता था कि ये सुकून हमेशा नहीं चलेगा। ब्यूरो ऑफ डेस्टिनी कभी भी इस मामले को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, और वो थंडर और लाइटनिंग कंट्रोल करने वाला पावरफुल फिगर भी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। जल्दी या देर से वो लोग दोबारा जरूर आएंगे, लेकिन मैं भी तैयारी कर चुका था। अगली बार जो भी मेरे पीछे आएगा, मैं यकीन दिलाऊंगा कि उसे यहाँ कदम रखने का पछतावा जिंदगी भर रहे। एक रात जब मैं गहरी कल्टीवेशन में था, मुझे अचानक एक बहुत ही हल्की प्रेजेंस महसूस हुई, बिल्कुल अनजानी, लेकिन इतनी शुद्ध कि मैंने पहले कभी ऐसी स्पिरिचुअल प्रेजेंस महसूस नहीं की थी। ये प्रेजेंस बिल्कुल अलग थी। इस जेल में फैली हुई बासी और मौत जैसी एनर्जी जैसी बिल्कुल नहीं, और ना ही ब्यूरो ऑफ डेस्टिनी के लोगों से चिपकी हुई बुरी ऑरा जैसी। मैं आंखें खोलता हूँ और उस प्रेजेंस का सोर्स ढूंढने लगता हूँ। मुझे महसूस होता है कि वो सीधा मेरे सेल के दरवाजे के पास से आ रही है। मैं बाहर कॉरिडोर में झांकता हूँ। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई नहीं था, फिर भी वो प्रेजेंस अभी भी वही मौजूद थी। मैं दोबारा आंखें बंद करता हूँ और अपनी कॉन्शियसनेस को ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ के अंदर ले जाता हूँ। बुक अपने आप एक पेज पर खुल जाती है। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, नजदीक एक कल्टीवेटर डिटेक्ट हुआ है। मैं चुपचाप अपने सेल से बाहर निकलता हूँ। उस प्रेजेंस का पीछा करते करते जेल की बाहरी दीवार पार करता हूँ और उसके बाहर पड़े एक सुनसान मैदान में उतरता हूँ। चांदनी के नीचे एक आदमी खड़ा था। उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे और चेहरा मास्क से ढका हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी देखकर साफ था कि वो एक मर्द था। वो बिना किसी जल्दी के अपनी रोब के अंदर हाथ डालता है और एक टोकन बाहर निकालता है। पूरा टोकन ऐसे लाल चमक रहा था जैसे अभी अभी आग से निकाला गया हो। उस पर बड़े और बहते हुए अक्षरों में लिखा था, डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ द सेक्ट लीडर। उस टोकन को देखते ही मेरी एक्सप्रेशन जम जाती है। मेरा पूरा शरीर जैसे किसी ने पैरालिसिस से बांध दिया हो। पैरों से लेकर सिर तक ठंडी लहर दौड़ जाती है। डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ द सेक्ट लीडर, ये लफ्ज मेरे दिमाग में ऐसे गूंज उठते हैं जैसे किसी ने 1000 साल पुरानी घंटी मेरे कान के पास बजा दी हो। मैं उस टोकन को घूरता रहता हूँ। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी सीने से बाहर आ जाएगा। सित्तो टावर कल्टीवेशन वर्ल्ड के 10 ग्रेट सेक्ट्स में से एक था। कहा जाता था कि उसका सेक्ट लीडर बहुत पहले ही नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंच गया है और पिछले 100 साल से किसी ने उसे देखा तक नहीं। और डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ द सेक्ट लीडर होने का मतलब था कि मेरे सामने खड़ा आदमी
आदमी सितू टावर के सबसे कोर मेंबर्स में से एक था, आने वाले सेक्ट लीडर का कैंडिडेट। ऐसा आदमी इस ऑर्डिनरी मॉर्टल वर्ल्ड की जेल के बाहर क्या कर रहा था? वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, क्या हुआ, डर गए? वो टोकन वापस अपनी रोब में रख लेता है। मैं तो सोच रहा था कि जो आदमी लिन फैमिली की डीड इनहेरिट कर सकता है उसमें थोड़ी और हिम्मत होगी। मैं गहरी सांस लेता हूँ और अपने अंदर का शौक दबाकर ठंडी आवाज में पूछता हूँ, आखिर तुम हो कौन? वो मास्क उतार देता है। अंदर से एक बहुत ही जवान चेहरा सामने आता है, मुश्किल से 20-22 साल का लग रहा था। उसके फीचर्स इतने तेज थे जैसे किसी ने चाकू से तराशे हों। मेरा नाम नोलन सितू है, सितू टावर का 37th जनरेशन डायरेक्ट डिसाइपल। मैं सीधा सवाल करता हूँ, मुझसे क्या चाहते हो? नोलन सितू धीरे से सिर हिलाता है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं तुरंत जम जाता हूँ, तुम्हारे मास्टर? सितू टावर के सेक्ट लीडर। ये नाम ही एक लेजेंड था। कहा जाता था कि वो 100 ईयर्स पहले से सिक्लूडेड कल्टीवेशन में है और तब से कभी बाहर नहीं निकले। ऐसा इंसान मेरे जैसे नए नए कल्टीवेटर से मिलना क्यों चाहेगा? नोलन सितू मेरी आंखों में देखकर बोलता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। उसकी आंखों में अजीब सी इमोशंस की झलक दिखाई देती है। तुम सोच रहे हो कि तुम बस एक छोटे मोटे कल्टीवेटर हो, एक नया सेलेस्टियल मास्टर जो मेरे मास्टर का ध्यान डिजर्व ही नहीं करता। मैं खामोश रहता हूँ, मेरी खामोशी ही जवाब थी। नोलन धीरे से बोलता है, तुम गलत हो। वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ता है, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती है और उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। क्या तुम्हें सच में पता है तुम्हारे पास जो ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ है वो असल में क्या है? मैं धीरे से बोलता हूँ, ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ? नोलन फिर पूछता है, तो क्या तुम उसका असली ओरिजिन जानते हो? मैं चुपचाप सिर हिला देता हूँ, नहीं। नोलन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। नोलन सितू धीरे से बोलता है, ये मॉर्टल वर्ल्ड की कोई चीज नहीं है और ना ही कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी ने इसे बनाया था। ये एक रेलिक है जो बहुत पुराने समय में हुए गॉड्स और डीमंस के युद्ध के बाद एक गिरे हुए डेटी से छूट गया था। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। एक डेटी? नोलन सितू सर हिलाता है। हाँ, वो डेटी रीइंकार्नेशन को कंट्रोल करता था। हर जीव की लाइफ और डेथ उसी के कंट्रोल में थी। जब वो गिरा तो उसकी पावर 3 अलग अलग रेलिक्स में बट गई। वो एक एक करके गिनता है, ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ, जजेस ब्रश और मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन। जो ब्रॉन्ज बुक तुम्हारे पास है वो वही असली ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ है। मेरा दिमाग गूंज उठता है। तो ये बात थी। अब मुझे समझ आ गया था कि ये बुक हर इंसान की फेट कैसे देख लेती है, कैसे उसका पास्ट और फ्यूचर रिकॉर्ड करती है, कैसे जेल में रहते हुए मैं हर सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ पाया। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड का कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं था, ये एक डिवाइन रेलिक था। मैं तुरंत पूछता हूँ, फिर जजेस ब्रश और मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन कहाँ है? नोलन सितू की नजर और भी गहरी हो जाती है। जजेस ब्रश ब्यूरो ऑफ डेस्टिनी के पास है। फिर वो धीरे से बोलता है, और मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन माउंट कुनलैंड के नीचे छुपा हुआ है। मैं तुरंत उसकी तरफ देखने लगता हूँ। माउंट कुनलैंड? क्या वो वही जगह नहीं जिसे मेरी लिन फैमिली इतनी जनरेशन से प्रोटेक्ट करती आ रही है? नोलन सितू मेरी आंखों में देखकर पूछता है, कुछ समझ आया? मैं धीरे से बोलता हूँ, हमारी डीड। नोलन सितू हल्का सा मुस्कुराता है, बिल्कुल। वो डीड कभी भी कोई ऑर्डिनरी लैंड डीड नहीं थी। वो माउंट कुनलैंड की सील खोलने की की है। सिर्फ जिस इंसान के पास वो डीड होगी वही माउंटेन के सबसे अंदर जाकर मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन तक पहुंच सकता है। उस पल सब कुछ एक साथ समझ आ जाता है। अब मुझे समझ आ गया था कि रेमंड लाओ उस डीड के लिए इतना पागल क्यों था, ब्यूरो ऑफ डेस्टिनी ने इतनी बड़ी चाल क्यों चली, और वो थंडर और लाइटनिंग कंट्रोल करने वाला एल्डर खुद मॉर्टल वर्ल्ड में क्यों उतर आया। उनमें से किसी को भी माउंट कुनलैंड नहीं चाहिए था, सबको सिर्फ मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन चाहिए था। मैं कुछ देर चुप रहकर पूछता हूँ, लेकिन मैं ही क्यों? मैं तो बस एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट था, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही क्यों? नोलन सितू की आवाज धीमी हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा सरनेम लिन है। माउंट कुनलैंड की रखवाली लिन फैमिली ने इतनी जनरेशंस तक सिर्फ इत्तेफाक से नहीं की, ये सब शुरू से ही फेट में लिखा हुआ था। उसका मतलब क्या तुम्हें लिन फैमिली का असली ओरिजिन पता है? मैं सर हिला देता हूँ, नहीं। नोलन सितू काफी देर तक चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, लिन फैमिली उस गिरे हुए डेटी की डिसेंडेंट्स है। ये सुनते ही मेरा दिमाग जैसे फट पड़ता है। एक गॉड की डिसेंडेंट्स? ये इम्पॉसिबल है। मैं बिना सोचे समझे सर हिला देता हूँ। मैं पूरी जिंदगी एक ऑर्डिनरी इंसान रहा हूँ। मेरे ग्रैंडफादर ने बस डीड मुझे दी थी। मुझे किसी डेटी के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही रीइंकार्नेशन रेल्म के बारे में। नोलन सितू मुझे ध्यान से देखते हुए बोलता है, तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन अभी तक पूरी तरह से अवेकन नहीं हुई है, लेकिन तुमने ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ खोल ली है। तुम सेलेस्टियल मास्टर बन चुके हो। इसका मतलब तुम्हारी ब्लड लाइन धीरे धीरे जाग रही है। फिर वो आसमान की तरफ देखकर बोलता है, मेरे मास्टर ने कैलकुलेशन की है, ठीक 3 महीने बाद माउंट कुनलैंड की सील पूरी तरह से खुल जाएगी और उस वक्त मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन दोबारा दुनिया के सामने आ जाएगा और उस सील्ड रेल्म के अंदर सिर्फ लिन ब्लड लाइन वाले ही जा सकते हैं। मैं उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ, तो तुम्हारे मास्टर चाहते हैं कि मैं अंदर जाकर मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन लेकर आऊं? नोलन सितू धीरे से सर हिलाता है, नहीं, इसे लेकर नहीं आना, इसे डिस्ट्रॉय करना है। मैं वहीं का वहीं जम जाता हूँ। डिस्ट्रॉय? फिर से सर हिलाता है। हाँ, मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन की पावर बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर वो ब्यूरो ऑफ डेस्टिनी या किसी और बुरे इरादे वाले इंसान के हाथ लग गया तो पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में
अफरा तफरी मच जाएगी। मेरे मास्टर ने सब कुछ बहुत ध्यान से कैलकुलेट किया है। नोलन सिटू शांत आवाज में बोलता है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन को दुनिया में पूरी तरह सामने आने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना। मैं हैरानी से पूछता हूँ, लेकिन वो तो एक गॉड का रेलिक है, क्या मैं सच में ऐसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ? नोलन सिटू बिना जरा भी हिचकिचाए मेरी आंखों में देखकर कहता है, तुम कर सकते हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी इमोशन की झलक दिखाई देती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर लिन फैमिली की ब्लड लाइन है और ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ तुम्हें पहले ही अपना मास्टर मान चुकी है। सिर्फ उस ब्रॉन्ज बुक की पावर ही मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन को तोड़ सकती है। मैं कुछ नहीं बोलता। एक ही वक्त में इतनी सारी बातें समझना मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे सब कुछ समझने के लिए वक्त चाहिए था। नोलन सिटू धीरे से बोलता है, मुझे पता है ये सब एक साथ एक्सेप्ट करना मुश्किल है। वो अपनी रोब में हाथ डालता है और एक जे टैबलेट निकालकर मुझे दे देता है। ये मेरे मास्टर की तरफ से गिफ्ट है। इसके अंदर माउंट कुनलिन की सील के बारे में तुम्हें जो कुछ जानना चाहिए सब लिखा हुआ है। 3 महीने बाद मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। ये कहकर उसका शरीर एक पल के लिए धुंधला पड़ता है और अगले ही सेकंड वो अंधेरे में गायब हो जाता है। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा जे टैबलेट को कसकर पकड़े रहता हूँ। वापस अपने सेल में आकर मैं बेड पर बैठ जाता हूँ और हाथ में पकड़े जे टैबलेट को खाली नजरों से देखता रहता हूँ। गॉड की डिसेंडेंट, मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन, 3 महीने बाद सील खुलना, ये सब बातें जो कभी मेरी जिंदगी से बहुत दूर थी अब मेरे कंधों पर पहाड़ की तरह भारी हो चुकी थी। मैं अपनी कॉन्शियसनेस को दोबारा ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ के अंदर ले जाता हूँ। बुक अपने आखिरी पेज पर खुल जाती है। जो पेज पहले खाली था उस पर एक के बाद एक सुनहरी लाइनें उभरने लगती हैं। माउंट कुन की सील का रिकॉर्ड। बुक के मुताबिक सील पहाड़ की सबसे गहरी जगह पर है और उस तक पहुंचने से पहले 3 बैरियर्स को पार करना पड़ेगा। पहला बैरियर इल्यूजन रेल्म, जो भी उसके अंदर जाता है वो अपने सबसे गहरे डर में फंस जाता है और वहां से बाहर नहीं निकल पाता। दूसरा बैरियर प्योरीफाइंग फ्लेम, जितने ज्यादा पाप किसी इंसान ने किए होंगे उतनी ही तेज आग उसे जलाएगी। तीसरा बैरियर ब्लड लाइन बैरियर, सिर्फ लिन फैमिली की ब्लड लाइन वाला इंसान ही इन तीनों बैरियर्स को पार करके उस जगह तक पहुंच सकता है जहां मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन रखा हुआ है। मैं बुक बंद करता हूं और गहरी सांस छोड़ता हूं। 3 महीने, मेरे पास तैयारी के लिए बस इतना ही वक्त था। अगले कुछ दिनों में मैं बिना रुके कल्टीवेशन करने लगता हूं। दिन में डार्क एनर्जी अब्सॉर्ब करता, रात भर स्पिरिचुअल एनर्जी रिफाइन करता और खुद को एक पल के लिए भी आराम नहीं देता। नोलन सिटू के दिए हुए जे टैबलेट के अंदर एक पूरा कल्टीवेशन मेथड था। वो मेरी पुरानी टेक्निक से कहीं ज्यादा एडवांस था। उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते ही मेरी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। सिर्फ 1 महीने के अंदर ही मैं मिड सेलेस्टियल मास्टर स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ। लेकिन ये अब भी काफी नहीं था। ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ दिखा रही थी कि ब्यूरो ऑफ डेस्टिनी का थंडर एंड लाइटनिंग एल्डर पहले ही गोल्डन कोर लेट स्टेज तक पहुंच चुका है। वो मेरी करंट कल्टीवेशन से पूरे 2 बड़े रेल्म्स ऊपर है और जैसे ही 3 महीने पूरे होंगे वो जरूर आएगा। उसके आने से पहले मुझे उससे भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। दूसरे महीने के बीच में ग्रेट अंकल लिन दोबारा मुझसे मिलने आते हैं। वो मुझे ध्यान से देखते हैं। उनकी आंखों में पहली बार असली तसल्ली नजर आती है। तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हो। मैं काफी दिनों से अपने अंदर दबा हुआ सवाल पूछ ही लेता हूँ, ग्रेट अंकल लिन, आप आखिर हैं कौन? क्या आप वाकई लिन फैमिली के मेंबर हैं? ग्रेट अंकल कुछ देर तक चुप रहते हैं, फिर धीरे से सर हिला देते हैं। मैं लिन फैमिली की एक ब्रांच लाइन से हूँ। हमारी ब्रांच को माउंट कुनलिन का सीक्रेट गार्ड करने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिर वो सीधा मेरी तरफ देखते हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम मेन ब्लड लाइन के डायरेक्ट हेयर हो, वही इंसान जिसके नसीब में सील खोलना लिखा हुआ है। मैं तुरंत पूछता हूँ, लेकिन ग्रैंडफादर ने मुझे कभी ये सब क्यों नहीं बताया? ग्रेट अंकल धीरे से सांस छोड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर को खुद भी ये सच नहीं पता था। मैं हैरान रह जाता हूँ, उन्हें नहीं पता था? ग्रेट अंकल सर हिला देते हैं। लिन फैमिली की मेन ब्लड लाइन में हर जनरेशन में सिर्फ एक ही एयर होता है और सिर्फ उस एक इंसान को ही पूरा सच बताया जाता है। तुम्हारे ग्रैंडफादर कभी एयर थे ही नहीं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं पता था। फिर मैं एयर कैसे बना? ग्रेट अंकल लिन मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से बोलते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ ने तुम्हें तुम्हारे जन्म के दिन ही अपना मास्टर चुन लिया था। वो आगे बोलते हैं, जिस दिन तुम पैदा हुए थे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें पहली बार अपनी बाहों में उठाया। उसी पल ब्रॉन्ज बुक अपने आप मैनिफेस्ट हुई। वो सीधा तुम्हारे माथे पर दिखाई दी और उसने तुम्हारे फॉरहेड पर एक निशान छोड़ दिया। उसी दिन से तुम लिन फैमिली के असली एयर बन गए। मैं अपनी उंगलियों से अपने माथे को छूता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी महसूस नहीं होता। ग्रेट अंकल लिन बोलते हैं, ये निशान नॉर्मली दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ तब सामने आता है जब तुम सच में जानलेवा खतरे में होते हो। वो आगे कहते हैं, पिछली बार जब ब्यूरो ऑफ डेस्टिनी के किसी आदमी ने तुम पर अटैक किया था तब ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ ने तुम्हारी रक्षा की थी और उसकी वजह वही निशान था। मैं धीरे से सिर हिला देता हूँ। तो ये बात थी। अब मुझे समझ आ गया था कि उस रात में जिंदा कैसे बच गया था। मैं तुरंत पूछता हूँ, ग्रेट अंकल लिन, जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो मुझे रोक देते हैं। मुझे पता है जब वक्त आएगा मैं तुम्हारी मदद के लिए वहाँ जरूर रहूंगा, लेकिन अपनी कल्टीवेशन को लेकर कभी मुझे हल्का मत समझना। सिर्फ इसलिए कि मैंने 30 साल इस जेल में गुजारे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। ग्रेट अंकल लिन हल्की सी मुस्कान देते हैं। उस मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी। मेरी कल्टीवेशन तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। इतना कहकर वो मुड़ते हैं और चले जाते हैं। मैं उन्हें जाते
हुए देखता रहता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा भरोसा पैदा हो जाता है। तीसरे महीने का आखिरी दिन नोलन से तो वापस आता है। इस बार भी उसने वही काले कपड़े और मास्क पहना हुआ था, लेकिन इस बार उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था, एक मिडिल एज्ड आदमी। उसने ब्लू ग्रीन डाओइस्ट रोब पहनी हुई थी। उसका चेहरा शांत और पढ़े लिखे इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में इतनी अथॉरिटी थी कि सीधा देखना भी मुश्किल हो रहा था। नोलन सेतु मेरी तरफ देखकर कहता है, ये मेरे मास्टर हैं, सेतु टावर के सेक्ट लीडर। मैं वहीं जम जाता हूँ। सेतु टावर का सेक्ट लीडर, वो लेजेंड, आज सच में मेरे सामने खड़ा था। वो सीधा मेरी तरफ देखकर शांत आवाज में बोलते हैं, नेथन लिन, 3 महीने पूरे हो चुके हैं, क्या तुम तैयार हो? मैं गहरी सांस लेता हूँ और सिर हिला देता हूँ। हाँ, वो बस इतना कहते हैं। तो चलो। जैसे ही वो अपना सिर घुमाते हैं, मेरी नजर एक पल के लिए धुंधली हो जाती है और जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ, हम पहले ही माउंट कुंगलैंड के नीचे खड़े होते हैं। मैं अंदर ही अंदर हैरान रह जाता हूँ। ये है नेसन सोल कल्टीवेटर की असली ताकत। हजारों मील दूर एक पल में टेलीपोर्ट हो जाना, जैसे खाना खाना या पानी पीना हो। सेतु टावर के सेट लीडर सामने वाली पहाड़ी दीवार की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, सील माउंटेन के कोर में है, हम अंदर नहीं जा सकते, आगे सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। मैं सिर हिलाकर आगे बढ़ता हूँ। माउंटेन वॉल के सामने पहुंचकर मैं ब्लैक जैड निकालता हूँ। जैड टैबलेट में दिए गए मेथड के मुताबिक अपनी उंगली घाट लेता हूँ। खून से जैड पर सिंबल बनाता हूँ। जैड जोर से कांप उठता है। उसमें से एक गोल्डन लाइट निकलकर सीधा माउंटेन वॉल पर पड़ती है। पहाड़ की दीवार धीरे धीरे 2 हिस्सों में खुलने लगती है। अंदर वही पिच ब्लैक पैसेज नजर आता है जिसे जेरल्डिन पहले मुझे दिखा चुके थे। पीछे से नोलन सेतु की आवाज आती है, संभल कर। मैं सिर हिलाकर गहरी सांस लेता हूँ और पैसेज के अंदर कदम रख देता हूँ। मेरे पीछे स्टोन डोर धीरे धीरे बंद हो जाता है। आखिरी रोशनी भी गायब हो जाती है। मैं फ्लैशलाइट ऑन करता हूँ। दोनों तरफ की स्टोन वॉल्स पर पहले की तरह लिन फैमिली के नाम लिखे हुए थे। मैं सीधा पैसेज के एंड तक पहुँचता हूँ। वहाँ वही ब्रॉन्ज कॉफिन रखा हुआ था। उसका ढक्कन अब भी आधा खुला हुआ था। अंदर वही ब्लू ग्रीन रोब और रस्टेड लॉन्ग स्वॉर्ड रखी हुई थी, लेकिन इस बार कॉफिन के पास एक नया ब्रॉन्ज डोर खड़ा था। पूरा दरवाजा अजीब और कॉम्प्लेक्स पैटर्न से भरा हुआ था। मैं उसे धक्का देता हूँ, लेकिन वो जरा सा भी नहीं हिलता। उसी वक्त मेरे दिमाग के अंदर ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ अपने आप खुल जाती है। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, ब्लड एज द गाइड, हार्ट एज द की। मैं तुरंत समझ जाता हूँ। मैं अपनी उंगली दोबारा काटकर उस ब्रॉन्ज डोर पर खून लगा देता हूँ। खून धीरे धीरे ब्रॉन्ज पैटर्न्स के अंदर समा जाता है। पूरा डोर चमक उठता है। एक भारी गरज के साथ ब्रॉन्ज डोर धीरे धीरे खुलने लगता है। उसके पीछे एक लंबी सीढ़ी नीचे अंधेरे में उतरती हुई दिखाई देती है। पता नहीं वो कहाँ जा रही थी। मैं गहरी सांस लेकर नीचे उतरना शुरू करता हूँ। ये सीढ़ियाँ बहुत लंबी थी। मुझे नीचे पहुँचने में पूरा 1 घंटा लग जाता है। आखिर में मैं एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड चेंबर में पहुँचता हूँ। उस चेंबर के बिल्कुल बीच में हवा में एक मिरर तैर रहा था। उसकी पूरी सरफेस शाइनिंग सिल्वर थी और उसमें से बहुत ही हल्की और शांत रोशनी निकल रही थी। यही मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन था। मैं उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक मेरे पीछे से जोर की हंसी गूंजती है। आखिर मिल ही गया। मैं तुरंत मुड़कर देखता हूँ। रेमंड लाओ सीढ़ियों से नीचे भागता हुआ आ रहा था। उसके पीछे उसके आदमी थे और उन सब का लीडर वही थंडर एंड लाइटनिंग कंट्रोल करने वाला शख्स था। रेमंड लाओ हंसी के साथ मेरी तरफ देखकर बोलता है, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना? मैं तो पूरे टाइम सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। मैं इन 3 महीनों से बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था, जिस दिन ये सील खुलेगी। मैं धीरे से उसके पास खड़े उस पावरफुल शख्स की तरफ देखता हूँ। वो मुझे ठंडी और तुच्छ नजरों से देखकर हंस पड़ता है। छोटे, पिछली बार मैंने तुम्हें बच निकलने दिया था, लेकिन इस बार तुम्हारी किस्मत खत्म हो चुकी है। मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलता, बस उसे शांत नजरों से देखता रहता हूँ। उसी वक्त मेरे दिमाग के अंदर ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ बहुत तेजी से अपने पेजेस पलटने लगती है। आखिर में वो एक पेज पर रुक जाती है। उस पर लिखा होता है, ब्यूरो ऑफ डेस्टिनी एल्डर डेमन ले, कल्टीवेशन लेट गोल्डन कोर स्टेज, फेट मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन के सामने आज से ठीक 3 महीने बाद मौत। मैं कुछ पल चुप रहता हूँ, फिर अचानक मुस्कुराने लगता हूँ। डेमन ले भवे से कोड़ लेता है, किस बात पर हंस रहे हो? तुम मौत के सामने खड़े हो और तुम्हें खुद इसका एहसास भी नहीं। मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, मौत के सामने तो तुम खड़े हो। डेमन ले का चेहरा गुस्से से भर उठा है। तुम मरना चाहते हो। वो हवा में हाथ घुमाता है। अगले ही पल एक भयानक लाइटनिंग बोल्ट मेरी तरफ टूट पड़ती है। मैं ना हटता हूँ ना ही ब्लॉक करता हूँ। जब बिजली बस मुझे लगने ही वाली होती है, तब अचानक मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन तेज रोशनी से चमक उठता है। वो पूरी लाइटनिंग को अपनी सरफेस के अंदर खींच लेता है और अगले ही सेकंड उसी लाइटनिंग को वापस डेमन ले की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। बिजली सीधा उसकी पीठ पर गिरती है। डेमन ले की दर्द भरी चीख पूरे चेंबर में गूंज उठती है। वो हवा में उछलकर दीवार से जा टकराता है। वो हैरानी से मिरर को घूरते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल सीधी आवाज में कहता हूँ, मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन उस पर किया गया हर अटैक रिफ्लेक्ट कर देता है। तुम्हें ये नहीं पता था? डेमन ले का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस होता है कि उसकी कल्टीवेशन बहुत तेजी से
खत्म हो रही है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। वो घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसका शरीर धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगता है। मैं उसकी तरफ देख कर कहता हूँ, मैंने पहले ही कहा था, आज तुम्हारी मौत यहीं लिखी हुई है। मैं मिलर ऑफ रीइंकार्नेशन के पास जाता हूँ, अपना हाथ उसकी सरफेस पर रख देता हूँ। मेरे दिमाग के अंदर ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ सुनहरी रोशनी से चमक उठती है। वो रोशनी मेरे हाथ के थ्रू सीधा मिरर के अंदर चली जाती है। मिरर जोर जोर से कांपने लगता है। उसकी चमकदार सरफेस पर एक के बाद एक दरारें पड़ने लगती हैं। नहीं, डेमन ले पूरी ताकत से चीखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो चुका था। अगले ही पल वो धुएं की एक पतली सी लकीर बनकर हवा में गायब हो जाता है। कुछ देर बाद पैसेज के एंट्रेंस पर एक आदमी नजर आता है। पूरे काले कपड़े, चेहरे पर मास्क। नोलन सिटू। वो मास्क उतार कर मुस्कुरा कर कहता है, तो यहाँ की लाइफ की आदत हो गई। मैं उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता हूँ। बुरी नहीं। वैसे तुम यहाँ किस लिए आए हो? नोलन सिटू जवाब देता है, मेरे मास्टर ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। मैं पूछता हूँ, कैसा मैसेज? नोलन सिटू धीरे से बोलता है, 3 महीने बाद कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक ग्रेट गैदरिंग होने वाला है। हर सेक्ट के यंग कल्टीवेटर्स उसमें शामिल होंगे। मेरे मास्टर चाहते हैं कि इस कंपटीशन में तुम सितू टावर को रिप्रेजेंट करो। मैं एक पल के लिए बिल्कुल जम जाता हूँ। मैं सितू टावर को रिप्रेजेंट करूंगा? नोलन सितू सिर हिला देता है। हाँ, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत हाई नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ है और अगले 3 महीने में तुम्हारी कल्टीवेशन गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच जाएगी। मैं कुछ देर तक चुप रहता हूँ। गोल्डन कोर स्टेज पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये बस एक एवरेज लेवल माना जाता था, लेकिन ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ मेरे पास थी और उसके साथ मुझे पूरा भरोसा था कि मैं किसी भी ओपोनेंट का सामना कर सकता हूँ। मैं सीधा जवाब देता हूँ, ठीक है, मैं चलूंगा। नोलन सितू मुस्कुराता है। वो एक स्टोरेज पाउच मेरी तरफ उछाल देता है। इसके अंदर इतनी पिल्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेज हैं कि अगले 3 महीने तक तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। 3 महीने बाद मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। ये कहकर उसका शरीर एक बार हल्की सी चमक के साथ धुंधला पड़ जाता है और वो कॉरिडोर में गायब हो जाता है। मैं स्टोरेज पाउच को जोर से पकड़ लेता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक जबरदस्त एम्बिशन जग उठती है, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का ग्रेट गैदरिंग। तो चलो मैं भी देख लेता हूँ इन सो कॉल्ड हेवेंस चोजन को। 3 महीने पलक झपकते ही बीत जाते हैं। इस पूरे वक्त में मैं दिन रात बिना रुके कल्टीवेशन करता रहता हूँ और आखिरकार 2 रात पहले मैं गोल्डन कोर स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ। ब्रेक थ्रू के उस पल मुझे महसूस होता है कि मेरे शरीर की सारी एनर्जी मेरे हर अंग, हर हड्डी, हर नस में पूरी तरह घुल गई है। जैसे मेरा पूरा शरीर दोबारा जन्म ले चुका हो, जैसे मैं बिल्कुल नया इंसान बन चुका हूँ। मेरे साथ साथ ब्रॉन्ज बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ भी बदल जाती है। जो टेक्स्ट पहले धुंधला रहता था अब बिल्कुल साफ दिखने लगता है और उसके अंदर बहुत सारे नए चैप्टर सामने आते हैं जो पहले कभी नजर ही नहीं आए थे। उनमें से एक लाइन मेरी नजर पकड़ लेती है, कल्टीवेशन वर्ल्ड के ग्रैंड गैदरिंग के अंदर छुपे हुए ड्रैगन्स और क्राउचिंग टाइगर्स मौजूद होंगे, लेकिन असली खतरा स्टेज पर नहीं बल्कि उन लोगों में होगा जो नीचे बैठकर देख रहे होंगे। मैं इस लाइन के बारे में बार बार सोचता रहता हूँ। मुझे लग रहा था कि इसका मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं, इसके पीछे कोई और भी गहरा राज छुपा हुआ है, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। नोलन सितू आ चुका था। मैं उसके लाए हुए नए कपड़े पहनता हूँ और उसके साथ जेल के बाहर निकल पड़ता हूँ। जाने से पहले मैं एक बार मुड़कर उन ऊंची जेल की दीवारों को देखता हूँ। लगभग 1 साल मैंने यहीं गुजारा था। इसी जगह मैं एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट से गोल्डन कोर कल्टीवेटर बन गया था। इस जेल ने मेरी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दी थी। नोलन सितू मेरी तरफ देखकर कहता है, चलो। मैं धीरे से सिर हिला देता हूँ और हम दोनों एक पल में वहां से गायब हो जाते हैं।